बेरंग लिफाफे भाग 4। जिंदगी तो वही थी जब हम ना थे। गम बहुत थे पर खुशी से कम ना थे। साया था आपका, तब तक ही नींद आई, उसके बाद तो हंसने के भी समय ना थे। मेरा जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जहां कोई भी आधारभूत सुविधाएं नहीं थी। पूरा गांव सिर्फ खेती पर निर्भर था। पूरे गांव में सिर्फ 2 लोग ही 10th पास थे। उनमें से एक पटवारी थे, दूसरे उसी गांव के टीचर। उन्हीं को देखकर हमसे कहा जाता था कि मैट्रिक कर लोगे तो मास्टर बन जाओगे। पटवारी बड़ा पद माना जाता था और लोगों का मानना था इसे पाना हमारे वश में नहीं है। हमारा परिवार भी खेती पर निर्भर था। उस समय खेतों में पानी नहीं होता था, इसलिए ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। मक्का और गेहूं इसी टाइप की फसल हुआ करती थी। साल में 2 बार ही पैसे आते थे। कर्जा, तरकारी, जरीवाना, साल भर की स्कूल की फीस जो 10 रुपए के आसपास हुआ करती थी, सभी के लिए कपड़े, गाय और भैंस के रहने के स्थान पर कुछ काम करवाना हो तो वो, किसी को डॉक्टर के पास जाना हो या और भी कुछ खर्चा हो, सब ऐसे ही समय पर पूरे किए जाते थे। सब इसमें खुश थे, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। ऐसा माहौल था जैसे हम दुनिया में सबसे सुखी इंसान थे। पापा कभी कभी हमें खेत पर ले जाते थे जहां हम कुएं में छलांग लगाकर नहाते थे। जब पापा साथ होते थे तो हमें कभी डर ही नहीं लगता था कि हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, चाहे वो गिरने का हो या डूबने का। यही वो समय था जब परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ रही थी और खेतों का रकबा कम होता जा रहा था। अर्थव्यवस्था कहें या सामाजिक व्यवस्था, सब कुछ अर्थ आधारित होती जा रही थी। इसलिए पैसे की कीमत इंसानों के करीब आने लगी। इसी कारण इस समय के आसपास जमीन को लेकर लड़ाइयां बहुत होने लगी थी। हर घर में लड़ाई होती थी। ऐसे ही हमारे घर में भी परिवार के लोगों में ये चलता रहता था कि एक दिन इसी माहौल के बीच पापा के साथ तहसील मुख्यालय जाना हुआ, जो हमारे गांव से लगभग 16 किलोमीटर दूर था। वो साथ में मूंगफली लेकर गए थे, जिसे बेचकर कुछ लाया करते थे। 24 इंच की साइकिल हुआ करती थी, जिसमें डंडे पर एक सीट लगाई जाती थी और एक सीट हैंडल के आगे लगाई जाती थी, जिसमें पैर लटकाकर एक छोटे बच्चे को बैठाया जा सके। इस तरह एक पीछे और 2 बच्चे आगे, 2 बड़े और 2 छोटे सहित कुल 4 सदस्यों को आसानी से साइकिल पर बिठाया जाता था। मुझे साइकिल पर आगे डंडे की सीट पर बैठाया, पीछे की सीट पर एक मूंगफली से भरा हुआ कट्टा बांधा गया और हम चले गए। वहां जाकर एक दुकान पर सबसे पहले मूंगफली को बेचा गया, जिससे कुछ पैसे मिले होंगे। वहां से तहसील पहुंचे और वहां जाकर किसी से पूछा, पटवारी साहब आए हैं क्या? हाँ, आए हैं, पर अभी बड़े साहब के पास हैं। तहसीलदार के चैम्बर के बाहर खड़े हुए एक चौकीदार ने कहा। लगभग 2 घंटे तहसील में ही वो एक पेड़ के नीचे उनका इंतजार करते रहे और मैं वहीं खेलता रहा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो एक व्यक्ति, जिन्हें सब पटवारी पटवारी कह रहे थे, कई लोग और पापा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनसे कहा कि मेरी जमीन नापनी है, ऑफिस में पर्चा दे दो। मैं क्या करूं, हो जाएगा। पटवारी ने आधिकारिक प्रक्रिया बताई। आपको ही सब करना है, आपकी जो भी सेवा होगी वो मैं कर दूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ। घर के लोग हर महीने लगभग 1 फुट जमीन एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं और जब कहता हूँ तो कहते हैं मेरे खेत में उनकी जमीन निकल रही है। 2 साल में आधा बीघा बढ़ा लिया। मैं अकेला हूँ, मैं लड़ भी नहीं सकता। मेरी जमीन की निशानदेही करवा दो और ये झमेला निपटवा दो। बहुत लोगों के आवेदन आए हैं, इतना टाइम मिल नहीं पाता। जिस भी दिन चक्कर लगा आपके गांव का, उस दिन देख लेंगे। पापा ने 20 रुपए जेब से निकाले और उनको देते हुए बोले, ये ले लो साहब, मेरा रट्टा निपटा दो बस। पटवारी बोला, अरे इससे क्या होगा भाई,
गिरदावल साहब भी आएंगे और वो राजदूत से आते हैं, राजदूत से, जो पेट्रोल से चलती है, और मुझे भी M80 से आना पड़ेगा। अंदर है गांव, बस भी नहीं चलती, 50 रुपए दो। उन्होंने बड़ी उम्मीद से ये सोचकर 50 रुपए दे दिए कि अब गिरदावल और पटवारी सीमाकन कर जाएंगे। आज नहीं तो कल जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। उन्हें क्या पता था कि ये लड़ाइयां अनजाने में नहीं होती, जानबूझकर की जाती हैं। जमीन पर कब्जा धोखे से नहीं बल्कि इस उद्देश्य से किया जाता है कि पास वाला व्यक्ति मजबूरी में कम दाम में या फिर फ्री में ही छोड़कर चला जाए। कोई अपने आप को गलत नहीं मानता, सबके पास कोई ना कोई थ्योरी होती है अपनी बात सिद्ध करने की। फिर भी भविष्य की उम्मीद ही किसान का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके सहारे वो फसल हो या कुछ और, हमेशा सकारात्मकता के साथ ईश्वर में आस्था रखकर जीता रहता है। मुझे उस पटवारी द्वारा पैसे लिया जाना अच्छा लगा, जिससे मुझे ये पता चला कि बड़े होकर ऐसा भी किया जाता है। मैंने पापा से पूछा, कौन था ये? पटवारी था। वो क्या होता है? ये जमीन को नापता है। हमारी जमीन कहाँ है, हमारी जमीन कितनी है, सब कुछ इसी को पता है। ये किसी को जमीन दे भी सकता है और किसी की जमीन छीन भी सकता है। मतलब जैसे पानी के देवता वरुण देव होते हैं, वैसे ही ये जमीन का देवता है। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। बहुत बड़ा आदमी होता है ये, पापा बोले। तो उसे पैसे क्यों दिए थे? वो पैसे लेता है तब काम करता है। फिर तो मैं भी बड़ा होकर पटवारी बनूंगा। हाँ बेटा, बिल्कुल बनना, बहुत बड़ी पोस्ट है, पूरा खानदान तर जाता है एक बार पटवारी बनने से। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। मैं गांव पहुंचा और गांव जाकर मैं जिससे भी मिला सबसे यही बोलने लगा, मैं बड़ा होकर पटवारी बनूंगा, मैं बड़ा होकर पटवारी बनूंगा और सबसे पैसे लूंगा। यही बात मैंने अपने सर या मास्टर जी से भी कही। मास्टर जी ने कहा, ऐसे नहीं बनते पटवारी, तेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पटवारी बना पाए। ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने फिर घर पर आकर पापा से बोला। पापा सुनकर बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा पढ़कर पटवारी बन सकते हैं। और फिर पापा मेरे साथ मास्टर जी के घर गए और उन्हें बताने लगे कि मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाना चाहता हूँ। मास्टर जी बोले, यहाँ गांव का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। यदि बच्चे यहाँ रहेंगे तो वो भी किसी की जमीन हथियाना ही सीखेंगे और कुछ नहीं। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो गांव छोड़कर शहर चले जाओ। इतना सुनकर पापा बोले, मैं घर वालों से बहुत परेशान हूँ, रोज लड़ने को तैयार रहते हैं। मुझे सब पता है, वो बहुत भाई हैं, तुम अकेले हो, इसलिए लड़ाई के बारे में सोचना भी नहीं और कोर्ट कचहरी के चक्कर में जीवन बेकार कर लोगे। उसमें पैसा भी लगता है और समय भी, इसलिए सब छोड़कर शहर चले जाओ। खेती को बटिया से दे दो, खाने को मिलता रहे, यही बहुत है। कैसे चला जाऊं? इस घर के लिए कितना लड़ना पड़ा था, इस सब को कैसे छोड़ दूं? हमारी असली पूंजी जमीन या घर नहीं, बच्चे हैं। इन पर खर्चा करो, घर भी बच जाएगा और जो जमीन चली गई है उसे भी छुड़ा लोगे। मास्टर जी ने आगे कहा, पढ़ाना चाहते हो तो बेटे को शहर ले जाओ, वरना यहाँ तो ये तुम्हारे साथ लड़ाई में ही उलझा रहेगा और जो देखेगा वही तो करेगा। शहर ले जाओ, पढ़ाओ, बच्चे का भविष्य बनाओ, पटवारी बिल्कुल बन सकता है। मैंने तो मजाक में कह दिया था कि नहीं बन सकते। 90 के दशक में छोटे कस्बों में निजी विद्यालय में पढ़ाना आसान कार्य नहीं होता था। निजी विद्यालय जिला मुख्यालय तक ही सीमित होते थे। कुछ अनुदान प्राप्त विद्यालय या निजी जैसे विद्यालय तहसील स्तर पर ही स्थापित होने लगे थे, जबकि अब तक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित थी, जिसे पढ़ने या बच्चों को पढ़ाने के लिए तहसील मुख्यालय पर जाकर रहना कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण मुश्किल था।
हमारा परिवार भी शहर जाने को तैयार नहीं था। गांव में खेती कौन कराएगा? शहर में इतना खर्च होता है, वो पैसे कहां से आएंगे? जैसे सवालों के अलावा उसी गांव के कई लोग डराते भी थे कि शहर में पता नहीं चलता क्या हो जाता है। इधर कोई जमीन पर भी कब्जा कर लेगा और पढ़ लिख के भी बच्चों को खेती ही करनी है, कुछ और नहीं कर पाएंगे। बाजार में जाकर भी कोई पटवारी या रेंजर नहीं बन जाता। इन सब चीजों में फालतू खर्चा करने से कुछ नहीं होगा। ये बात सुनकर पापा को भी लगा कि कहीं सच में ऐसा ना हो कि वो जमीन से भी हाथ धो बैठें और बच्चे कुछ कर भी ना पाए। ऐसे ही कई महीने निकल गए इसी उधेड़ बुन में, पर उन्हें हमेशा लगता कि कैसे बच्चों को पढ़ाऊं। इसी दौरान शहर से एक दिन इंग्लिश सीखने की किताब लेकर आए। किसी ने बता दिया था कि आजकल अंग्रेजी बहुत जरूरी है। उन्हें लगा शायद कुछ तो सीखेंगे ही इससे, और बच्चों को भी सिखाऊंगा। बस कुछ वैसे ही चलता रहा। खेत, खलिहान, तालाब और कुआं। धीरे धीरे हम भी इसी के आदी होने लगे। खेत पर पानी देने का काम हो या फसल देखने का, बीच बीच में हम भी साथ जाने लगे। एक दिन पटवारी आया, लेकिन किसी और काम से। जमीन का माप अब तक नहीं हुआ था। किसानों के लिए ये आम बात ही थी, क्योंकि पटवारी अक्सर ऐसे ही काम करते थे और सब लोग पटवारी को अपना माई बाप मानकर ही चलते थे। कहते थे कि वो कहीं की भी जमीन किसी को भी लिख सकता है। आपकी ये जमीन भी छिन जाएगी और लगान भी भरना पड़ेगा। साथ में पटवारी सबसे ये भी कहकर रखता था कि आपके हिस्से में थोड़ी सी पड़ोसी की भी जमीन है, नपवाओगे तो दिक्कत होगी आपको, इसलिए ऐसे ही चलने दो। ये सब यूं ही चलता रहा और धीरे धीरे सब खेती, किसानी, गाय भैंस का काम करने में भी आनंद लेने लगे। समय बीतता गया। एक दिन फिर से रात के समय जब घर के बाहर खटिया बिछाई जा रही थी, उसी समय हमारे गांव के एक व्यक्ति से बहस होने लगी। धीरे धीरे गाली गलौच होने लगी। इसी दौरान उस व्यक्ति के परिवार का सदस्य बंदूक उठाकर आ गया। इस सब से पापा बहुत डर गए और जो फैसला महीनों से नहीं हो पा रहा था, वो अचानक हो गया। अब हम सब शहर जाने वाले थे। कुछ ही दिन में सब तैयारी की गई। आनन फानन में सभी पालतू जानवरों को बेच दिया गया। हालांकि उस दौरान पापा और मम्मी में इन्हीं मुद्दों पर बात होती रहती। मम्मी का मन भी इसी घर में बसा हुआ था। बसे भी क्यों ना, पूरे घर को अपने हाथों से बनाया था। हर त्योहार में मिट्टी खुद लगाती थी। चकिया तक उनके हाथ की बनी हुई थी। पर जब भी परिवार में लड़ाई होती तो वो भी कहती, चलो यहां से बच्चों को लेकर चलो। और आखिरकार 1991 में गर्मियों में हम लोग तहसील मुख्यालय पर शिफ्ट हो गए। जब यहां आए तो पता चला कि यहां का जीवन भी आसान नहीं था। मास्टर जी ने कहा था कि अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। पूरी तहसील में सिर्फ 3 ही प्राइवेट स्कूल थे। फीस उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा लगती थी। महीने के 40 रुपए लगते थे। किसान के लिए पैसे जुटाना इतना कष्टदायक नहीं होता जितना कष्टकारी हर महीने समय पर जुटाना होता है। उस तहसील के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनके पास कभी कभार पिताजी कर्ज लेने जाते थे। उन्होंने उनसे जाकर पूरी समस्या कही। उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा, कोई बात नहीं, तुम जिस स्कूल में चाहो एडमिशन करवा लो, मैं बात कर लूंगा। साल में इकट्ठे फीस दे दिया करो जब फसल हो जाए। ये बात पापा को जच गई और वो ठीक है कहकर चले आए। फिर स्कूल खोजने लगे। ये सच है कि साहूकार बैंक से ज्यादा ब्याज लेते हैं, लेकिन उनके अंदर मानवीयता भी होती है। वो मशीन नहीं थे। उनके पास समय और व्यक्ति के अनुरूप हल उपलब्ध रहते थे। हाँ, ये अलग अलग लोगों के स्वभाव पर भी निर्भर करता है। हो सकता है कुछ लोग गलत भी रहते हो, या हो सकता है एक ही व्यक्ति किसी के लिए सही हो तो किसी के लिए गलत हो। फिर कुछ दिनों के बाद सरस्वती मंदिर नाम के एक स्कूल में मेरा एडमिशन कराया गया। जुलाई 1991 से मैंने उस स्कूल में जाना शुरू किया।
स्कूल की फीस 40 रुपए महीना थी, जिसे फसल के समय पर एक साथ जमा करा दिया जाता। धीरे धीरे मैं उस स्कूल में घुल मिल गया। झोले की जगह अब बस्ता ले जाने लगा। टिफिन में पराठे की जगह पोहा जाने लगा, जो मेरे बार बार टोकने पर माँ ने स्कूल की किसी टीचर से बनाना सीखा था। धीरे धीरे मैं अच्छा पढ़ने लगा। जो अन्य समस्याएं थी वो साथ साथ चलती रहती थी। जब मैं 5वीं में था तब किसी ने नवोदय विद्यालय का जिक्र किया और बताया कि उसमें पढ़ाई सबसे अच्छी होती है और यही नहीं, फ्री होती है। इसके अलावा रहना भी वहीं पड़ता है। सिर्फ रहने वाली बात से घर के सभी लोग डरे हुए थे, पर पढ़ाई के कारण उन्होंने फॉर्म भर दिया। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्यूशन भी जाता था और आखिरकार एक दिन वो समय आ गया कि मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया। पूरी तहसील में सिर्फ 2 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था। घर वालों के लिए फक्र की बात थी। 1996 की बात है जब नवोदय में पहुंचने का आदेश आया। इसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मुझे एक बक्सा, 2 जोड़ी कुर्ता पजामा, एक बाल्टी, एक मग, एक टॉर्च, एक ताला चाबी लेकर नवोदय पहुंचना था। इसके अलावा जो भी किसी को आवश्यक लगे ला सकते थे, जैसे थोड़ा बहुत घर का बना हुआ नाश्ता। घर वालों के लिए बड़ी बेचैनी थी कि कैसे बच्चा बाहर रहेगा, और मेरे लिए बेचैनी भी और एक उत्साह भी था। उत्साह इस बात का कि नया पढ़ने को मिलेगा, बाहर देखेंगे क्या होता है, क्योंकि 10 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती। फिर भी घर वालों ने तय समय के अनुसार 8 जुलाई को मुझे नवोदय ले जाने का निर्णय लिया। पहुंचने पर पता चला कि लगभग 40 ऐसे ही और बच्चे आए हुए थे, जो कि अपने साथ ऐसा ही कुछ सामान लेकर उनके पेरेंट्स के साथ वहां इंतजार कर रहे थे। स्कूल में एक एमपी हॉल था। मैंने कभी इतना बड़ा कमरा या इतना बड़ा हॉल ऐसा कुछ देखा नहीं था। मैं उसे चारों तरफ घूर कर देखने लगा। ऊपर कई पंखे लगे हुए थे, बहुत सारी खिड़कियां थी, कई दरवाजे थे। पीछे से कोई आवाज लगा रहा था, पंखा चला दो। मैंने देखा कि सामने की तरफ से कोई बोर्ड पर स्विच ऑन कर रहा था। मैं दौड़कर उस जगह पहुंच गया जहां से पंखे चालू किए जा रहे थे और मैं उनको देखने लगा। उस बोर्ड में लगे स्विच को गिनने लगा। कुल 17 स्विच एक लाइन में और एक ऊपर, मतलब 18 स्विच थे। ऐसे ही 3 बोर्ड एक लाइन में लगे हुए थे। मैंने तुरंत हिसाब लगाया और इस कमरे में लगभग 54 पंखे या लाइट दोनों मिलाकर हैं। फिर मैं उन्हें भी गिनने लगा। मुझे बहुत मजा आ रहा था। बड़ी खिड़की, दरवाजे, पंखे, इतना बड़ा कमरा, ये सब कुछ मेरे लिए नया था। चारों तरफ देखने लगा, घूमने लगा। कहाँ जा रहा है? पापा कहने लगे। कहीं नहीं। ये जवाब अक्सर काम आता था, कहीं नहीं। घर वाले इसका मतलब समझ जाते थे। देख रहा हूं क्या हो रहा है, मैंने कहा। तभी हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए, सभी लोग बैठ जाएं, बारी बारी से बुलाया जाएगा। उस हॉल में 8-10 लोग अलग अलग टेबल कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। कोई कागज देख रहा था, कोई मेडिकल चेकअप, कोई कुछ और। सब अलग अलग काम में लगे थे। लगभग 1 या 2 घंटे में सब कुछ चेक हो जाने के बाद या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हम सभी से कहा गया कि आपका एडमिशन फाइनल हो गया है। 15 जुलाई को आप पूरी तैयारी के साथ जो सामान की लिस्ट आपको दी गई है उसके अनुसार नवोदय पहुंच जाएं। 15 जुलाई को पूरी तैयारी के साथ उनके द्वारा दिए गए समय के अनुसार नवोदय पहुंचे। उस समय बरसात का सीजन था। एक छोटा सा छाता भी घर वालों ने साथ में रख लिया था। नवोदय शहर की भीड़ भाड़ से दूर हुआ करते हैं। साइकिल से मेरे पिताजी मुझे सामान सहित नवोदय छोड़कर चले गए। अब मैं किसी और के हवाले था। नवोदय में एक अलग ही माहौल था। घर से बाहर पहली बार निकले थे, जहां पेरेंट्स नहीं थे, जहां अनजान लोग थे, लेकिन फिर भी डर नहीं था। वहां पहुंचे विद्यालय के प्राचार्य और कुछ अन्य शिक्षकों ने, जो शायद उस समय एडमिशन समिति के इंचार्ज रहे होंगे, उन सभी ने हमें बताया कि हमें
कहाँ रुकना है और किसके साथ हम वहां तक जाएंगे। उस दिन हम सभी को एक ही हाउस में रुकने को कहा गया था और ये भी बताया कि कल से आप सबको अलग अलग हाउस अलॉट किए जाएंगे। हाउस का मतलब एक बिल्डिंग, एक रूम जहां अधिकतम 40 लोग रुक सकते थे। ऐसी ही एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर हमें रोका गया। कुल 2 ही फ्लोर हुआ करते थे और एक फ्लोर पर अधिकतम 40 बच्चे रह सकते थे। ऐसे 4 अलग अलग हाउस थे। गर्ल्स हॉस्टल अलग से था। दूसरी तरफ मेस थी जहां जाकर खाना खाया और अपने रूम में वापस आ गए। पहला दिन था, इसलिए इन सब कार्यों में हमारे साथ कुछ सीनियर थे जो हमें गाइड कर रहे थे। उस समय लाइट बहुत ज्यादा कटा करती थी। पूरे मध्य प्रदेश में लाइट का यही हाल था। थोड़ी देर बाद जब लाइट गई, सब लोग अपनी अपनी टॉर्च निकालने लगे। टॉर्च एक आवश्यक वस्तु थी जो हमें लाने को कहा गया था। बरसात के दिनों में कीड़े निकलना एक आम बात हुआ करती थी। नवोदय के स्थान को देखते हुए ये आज भी अनिवार्य चीज है। और वो एक ऐसा दौर था जब लाइट कुछ ज्यादा ही जाया करती थी। थोड़ी देर बाद बच्चे खेलने लगे, एक दूसरे की तरफ टॉर्च करके देखने लगे और उत्सुकतावश चारों तरफ टॉर्च करने लगे, जैसे इस नई जगह को देखना और जानना चाह रहे हो। तभी बाहर से एक सीनियर आए जिन्होंने कहा, उस तरफ। हाथ खिड़की से बाहर दूसरी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए, टॉर्च नहीं दिखाएंगे या लाइट नहीं जलाएंगे। पास में ही गर्ल्स हॉस्टल है। हम में से किसी एक ने कहा, क्यों, क्या दिक्कत है? बताऊं क्या दिक्कत है? जो कहा जाए वो मान लिया करो। क्या नाम है तुम्हारा? उस सीनियर ने कहा। सनी रजक। उसने जोर से अपना नाम बताया। अभी आप सब नए हो, इसलिए यहाँ की जानकारी नहीं है। पास के बिल्डिंग में दीदी रहती हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल है। इतना बताकर वो चले गए। उस रात हम सब थोड़ी बहुत बात करते हुए सो गए। किसी ने आपस में अपना अपना परिचय दिया तो किसी ने घर को बहुत याद किया, तो कुछ ऐसे भी थे जो किसी से बात नहीं कर रहे थे। अगले दिन सुबह हमें ग्राउंड में बुलाया गया, जहां कुछ टीचर ने हमें ये बताया कि अब क्या करना है। साथ ही सभी को अलग अलग हाउस अलॉट किए गए। तक्षशिला, शिवालिक, नीलगिरी, उदयगिरी, इन्हीं नामों से 4 हाउस में हॉस्टल बटे हुए थे। मुझे और सनी रजक को एक ही हाउस मिला। हमारे साथ मेरी क्लास के और भी 6 लोग थे। अभी तक हमारी जान पहचान नहीं हो पाई थी। उसके बाद हमें बताया गया कि स्टोर पर जाकर अपने लिए कुछ जरूरी सामग्री ले लें। स्टोर पास ही था। हमें वहां तक पहुंचाने के लिए खुद स्टोर इंचार्ज साथ में थे। हम सब उनके साथ सीधे वहीं पहुंच गए। वहां से हमें एक गद्दा, एक कंबल, एक चादर, एक तकिया कवर, ये सभी चीजें दी गई। थाली, चम्मच, प्लेट, तेल, साबुन, जूते, चप्पल, ये सब कुछ दिया जाता था। ड्रेस के लिए हमसे कहा गया कि कुछ दिन में टेलर आएगा, उसे अपना नाप दे देना। सब कुछ उधर से ही मिलता था। हम सब बड़े खुश थे नई नई चीजें देखकर। जहां बताया गया उसी हाउस पर पहुंचकर सभी अपने अपने पलंग पर जा पहुंचे। पलंग डबल डेकर टाइप के हुआ करते थे। एक व्यक्ति नीचे और एक सीढ़ियों के जरिए ऊपर वाले पलंग पर रहता था। आमतौर पर ऊपर वाले पलंग पर जूनियर रहा करते थे और नीचे वाले पलंग पर एक सीनियर रहा करते थे। कभी कभी विषम परिस्थितियों में जूनियर की लंबाई ज्यादा होने पर और सीनियर की लंबाई कम होने पर अदला बदली भी कर दी जाती थी। हर हाउस या बिल्डिंग के लिए एक हाउस मास्टर निर्धारित होता था, जो दिन में कम से कम 2 बार आते थे और चेक करते थे कि आप क्या कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट तो नहीं है, खाना खाया कि नहीं खाया। सभी प्रकार की सुविधाएं उस संस्था द्वारा सुनिश्चित की जाती थीं। सभी लोग अपने अपने हाउस में पहुंचे। सबके लिए नया अनुभव था और नई चीजों के साथ सब लोग बैठे बैठे आसपास के लोगों को देख रहे थे। मेरे साथ हाउस में जो अन्य लोग थे उनसे परिचय हुआ। उनके नाम थे मनोहर, प्रशांत, यशपाल,
आलोक और कपिल। हम सब एक दूसरे से बात कर ये जान रहे थे कि कौन कहां से आया है। तभी खबर मिली कि हम सबको किताब लेने के लिए लाइब्रेरी में जाना है। सभी हाउस के हमारी क्लास के लड़के एक साथ लाइब्रेरी पहुंचे और किताबें ली। लाइब्रेरियन सर सभी को नाम से बुलाकर उनसे कुछ देर बात कर रहे थे और किताबें देते जा रहे थे। हमारा पहला दिन लगभग ऐसे ही निकल गया। किताबें मिल चुकी थी, कुछ दोस्तों से हमारा परिचय भी हो चुका था। बीच बीच में सीनियर्स भी आकर हमसे मिलते रहते थे। कुछ बच्चे अभी भी रो रहे थे, शायद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिन में 2 बार भरपेट खाना खाया, 2 बार नाश्ता किया और रात को दूध पीकर अपने हाउस में वापस आ गए। कभी कभी नाश्ते या दूध के लिए लाइन में लगना पड़ता था, पर वो भी एक रोमांचक पल हुआ करता था। रात में हमारे हाउस के सीनियर ने हम सबसे अपना परिचय देने को कहा। कहाँ से आए हैं और पहले कोई परिवार का यहाँ पढ़ा है या अभी पढ़ता है क्या, ये भी बताने को कहा गया। हम सब ने बारी बारी से अपना परिचय दिया। सनी हम सब में सबसे ज्यादा जानकारी रखता था। उसने अपने परिचय के 3-4 सीनियर का भी नाम बताया जिन्हें वो जानता था। उससे हमारे एक सीनियर ने कहा, ज्यादा सीनियर के मुंह मत लगना, ढंग से रहना यहाँ। उस दिन हम सब सो गए। 10 बजे सोने का टाइम निर्धारित किया गया था। अगले दिन सुबह 4 बजे ही हलचल शुरू हो गई। पीटी का टाइम सुबह 4:30 से था। मैं भी सबके साथ उठा और तैयार होकर निकल गया। एक बड़े से ग्राउंड में पीटीआई सर की सीटी की आवाज आ रही थी। अलग अलग समूह में लोग उछल कूद या एक्सरसाइज कर रहे थे, शायद हाउसवाइज। मुझे इस बारे में पता नहीं था। मैंने सनी से कहा, चलो इसमें चलते हैं। एक जगह सब गोल सर्कल में खड़े थे, हम भी खड़े हो गए। किसी ने कहा ये हमारे हाउस के नहीं है और फिर हमें वहां से जाने को कहा। इसके बाद हम यही पता करते रहे कि कहाँ जाना है और जब तक पता कर पाते तब तक पीटी खत्म हो चुकी थी। अगले दिन से हम सब स्कूल के नॉर्मल रूटीन में थे। सुबह चाय, फिर पीटी, फिर नहाकर नाश्ता, उसके बाद स्कूल के बाद लंच, उसके बाद कुछ समय आराम, फिर शाम का नाश्ता, फिर ग्राउंड, शाम की प्रेयर, फिर वापस हाउस। उसके बाद डिनर और रात में सभी को दूध पीने के लिए मिलता था। धीरे धीरे स्कूल के इस माहौल में हम ढलने लगे थे। कुछ नई आदतें बनती जा रही थी, जैसे पहले खुले आसमान के नीचे सोने की आदत थी, तो अब अंदर सोते थे। हालांकि वहां भी छत थी जिसका उपयोग लाइट जाने पर हम करते थे, पर उस पर सोने की मनाही थी। दूसरों को देखकर कपड़े पहनने के तरीके बदल गए। नहाने के लिए अब कुआं नहीं बल्कि बाथरूम थे। घर के सदस्यों की जगह अब दोस्त थे। सभी सीनियर्स लड़कों को भाई साहब और लड़कियों को दीदी कहकर बुलाया जाता था, जो आज भी हमारे लिए वैसे ही भाई साहब और दीदी हैं जैसे उस समय थे। संडे को घर से कोई भी मिलने के लिए आ सकता था। हम सभी के पेरेंट्स एक साथ नहीं आते थे, पर किसी न किसी के पेरेंट्स हर संडे को आते थे। सबके पेरेंट्स हम सब के लिए एक जैसे थे। हम सभी उनके पैर छूते थे और कभी कभी उनके साथ ही बैठकर खाना खाया करते, जो वो अपने घर से लाते थे। सभी क्लास के सदस्य एक दूसरे के पेरेंट्स को भी भली भांति पहचानने लगे थे। अपनी क्लास की लड़कियों को भी पहचानने लगे थे। लड़के लड़कियों के हॉस्टल जरूर अलग थे, लेकिन क्लास अलग नहीं होती थी, इसलिए क्लास में धीरे धीरे सभी को पहचानने लगे। धीरे धीरे कई महीने निकल गए। अब सब लोग इस लाइफ में सेट हो चुके थे। अभी भी किसी किसी को घर की याद आती थी। कुछ लड़के और लड़कियां अभी भी रोते थे, तो उन्हें कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाती थी। कुछ लोगों को एडजस्ट करने में समय लगता था। उसके अलग अलग कारण थे। किसी के घर में ज्यादा सुविधाएं थी जिससे उन्हें नवोदय में अच्छा नहीं लगता था, तो किसी के स्वास्थ्य के कारण दूसरी जगह एडजस्ट करने में समय लगता था, या किसी को बाहर की दुनिया में या घूमने में अच्छा लगता था, क्योंकि नवोदय में हमें एक ही कैंपस में रहना होता था, इसलिए सबकी अलग अलग राय थी। कोई उसे जेल भी कह देता तो कोई घर से अच्छा घर कहता। हम सब एक दूसरे के साथ नवोदय की लाइफ जीने लगे और ऐसे ही पहला वर्ष निकल गया। उस कैंपस में लगभग
500 बच्चे और 50 कर्मचारी एक साथ रहते थे, जहां सभी के लिए खाना बनता था। सभी एक साथ एक जगह एक जैसा खाना खाते थे। सभी, शिक्षक ही नहीं बल्कि अन्य कर्मचारी भी बच्चों से और उनके व्यवहार, उनकी आदतों से परिचित हो जाते थे। एक दूसरे से बोलने के तरीके, मजाक करने के तरीके, खाने के तरीके सभी समझने लगते थे। और किसी बात पर किसी को अलग नहीं कहा जाता, बल्कि उसके साथ रहकर उसे सपोर्ट किया जाता था। क्लासमेट्स इतने करीब हो जाते थे कि एक दूसरे के एक्सप्रेशन, उनकी खामोशी, उनके चेहरे के हाव भाव को तक समझने लगते थे। धीरे धीरे हमारा समय निकलता जा रहा था। कुछ वर्ष बीत चुके थे। हम पढ़ाई और मस्ती सब कुछ एक साथ सीखते जा रहे थे। सभी प्रकार के मौके हमें मिलते थे। पढ़ने के अलावा गेम्स, संगीत, कल्चरल एक्टिविटी, दूसरी जगह जाने का मौका, सब कुछ हमें मिलता था। सब अपनी अपनी योग्यता और इच्छा अनुसार उसे चुनते थे। सनी पढ़ने में भी अच्छा था और खेल में भी। उसे कबड्डी बहुत पसंद थी। मैं पढ़ने में कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा था तो कुछ में एवरेज। खेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी कभी बास्केटबॉल या खो खो दोस्तों के साथ खेल लेता था, पर शरारत करने में मैं सबसे आगे रहता था। किसी को परेशान करना, किसी टीचर का नाम बदलना, लड़के या लड़कियों के नए नए नाम रखकर उन्हें चिढ़ाना, किसी का बैग कहीं से कहीं रख देना, टेबल बदल देना, इस प्रकार के काम मुझे पसंद थे। इसके लिए कई बार शिकायत होने पर पिटना भी पड़ता था, पर वो सब उसी हंसती खेलती जिंदगी का हिस्सा था। सभी टीचर भी हम सबकी हरकतों को जानते थे। मैं और सनी हमेशा साथ रहते थे, एक ही टेबल पर बैठते थे। वो हमेशा आगे बैठना चाहता था और मैं हमेशा पीछे। फिर एवरेज लेकर बीच की सीट पर बैठ जाते। 9th के बाद हम नीलगिरी हाउस में शिफ्ट हो गए। कभी कभी अनुशासन के कारण या शिकायत के आधार पर हाउस चेंज कर दिए जाते थे, जहां मुझे और सनी को अलग अलग कॉर्नर के पलंग दिए गए थे। मेरे पास वाला पलंग हमारी ही क्लास के एक लड़के यशपाल को मिला था। वो हम सबसे थोड़ा सा अलग था। पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था, पर खेलने में सबसे अच्छा प्लेयर था। उसकी डाइट हम सबसे ज्यादा थी। कभी कभी नाश्ते में कुछ ऐसा मिलता था जिससे उसका पेट नहीं भर पाता था। नाश्ता फिक्स मिलता था, जबकि खाने में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती थी। और मुझे पोहा के अलावा कोई भी नाश्ता अच्छा नहीं लगता। ये बात यशपाल को पता चली तो मैं जिस नाश्ते को पसंद नहीं करता था वो उसे शेयर करने लगा और धीरे धीरे हम दोनों भी अच्छे मित्र बन गए। वो हमेशा कहा करता था कि खाना स्वाद नहीं, विटामिन देखकर खाना चाहिए। और मैं कहता कि विटामिन तो सूर्य से भी मिल जाते हैं और उसके तो कैप्सूल भी मिल जाते हैं, पर स्वाद का कोई विकल्प नहीं है। और जीभ का उपयोग बोलने से ज्यादा स्वाद के लिए है। बोला तो बिना जीभ के भी जा सकता है, पर स्वाद नहीं लिया जा सकता। उसके पास हर चीज का शॉर्टकट होता था। कोई जो काम 10 दिन में करता वो उसे 2 दिन में ही कर लेता और बचे हुए समय में या तो खेलता या सोता। किसी भी सब्जेक्ट को वो उतना ही पढ़ता था जितना जरूरी है। हमेशा कहता 50% बहुत है, इससे ज्यादा लाएंगे तो कमजोर बच्चों पर अत्याचार होगा और जिंदगी में पढ़ाई से ज्यादा अनुभव जरूरी है। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है। नवोदय में बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में भी एंगेज रखा जाता था। ऐसे ही हर हाउस को एक दिन सुबह 1 घंटे सफाई करने का काम दिया जाता था। सभी का क्षेत्र भी अलग से निर्धारित किया जाता था। ये भी बच्चों के विकास के लिए अनिवार्य क्रियाकलाप था, जो उन्हें जीवन में अलग आयाम देते हैं, ऐसे हमारे कुछ साथी कहा करते थे। हमारे हाउस मास्टर प्रत्येक मंगलवार को हमें सुबह के समय सफाई करने ले जाते थे। मुझे याद है सफाई के लिए मैं, कपिल और यशपाल सबसे पहले पहुंचते। यशपाल कहता, जल्दी से कचरा इकट्ठा कर लो और उसमें आग लगा दो, जिससे पूरे कैंपस में दूर से दिखाई दे कि हमने सफाई की है। और दिखाना हमेशा करने से ज्यादा जरूरी होता है। और फिर हम सबके साथ सफाई करना शुरू करते। इसका ये फायदा था कि हर कोई हमारे हाउस को सिंसियर मानता था, जो सबसे अच्छी सफाई करते हैं। धीरे धीरे कई वर्ष निकल गए। हम 10th में आ पहुंचे थे।
एक दिन की घटना याद है। हमारे इंग्लिश टीचर हर रोज क्लास में आते और हम सबसे कहते, डिक्शनरी निकालो और मुझसे कोई भी मीनिंग पूछो। वो शायद इसलिए पूछते ताकि इस बहाने हमें भी कुछ मीनिंग याद हो, पर मैं कभी कोई मीनिंग नहीं पूछता। वैसे भी हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो टीचर के सामने ज्यादा बोलते हैं। उनकी वजह से मेरे जैसे बच्चे बच जाते हैं। एक दिन उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा, पंकज, आस्क मी समथिंग। मैं इधर उधर देखने लगा। मुझे चेक करो, मैं इंग्लिश जानता भी हूँ या नहीं। सर, इसमें चेक करने की क्या बात है? आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आपको अच्छी इंग्लिश आना कौन सी बड़ी बात है? और ये बोलकर मैं डांट खाने या पिटने को तैयार हो गया, पर उन्होंने मुझे डांटा नहीं। वे बोले, अगली मीनिंग तुम ही पूछोगे, कोई और नहीं। अब मुझे लगा कुछ ना कुछ पूछना ही पड़ेगा। सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे। अबे गधे, पूछना, तेरे चक्कर में आगे नहीं बढ़ रहे। हर्षिता की आवाज थी। वो सबसे ऐसे ही बोलती थी, आज भी वो ऐसे ही बोलती है। आखिर मैंने एक शब्द खोज लिया और सर से पूछा, रिपीट करो। सर ने कहा। मैंने फिर से रिपीट किया। बोर्ड पर लिखो। चौक हाथ में देते हुए सर ने इशारा किया। उन्हें लगा कि मैं सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा। मैंने बोर्ड पर लिखा। पहली बार ऐसा हुआ कि सर को कोई मीनिंग पर सोचना पड़ रहा था। बहुत अच्छा फंसाया, बड़े विद्वान बनते फिरते थे, पीछे से यशपाल बोला। नीरज, जो हमारी क्लास का टॉपर था, वो मुझे गुस्से से देख रहा था। किसी भी टॉपर को ऐसे लोग पसंद नहीं होते जो कोई कठिन सवाल पूछें या ऐसा सवाल पूछें जिसे बताने में टीचर को मुश्किल महसूस हो। दिखाओ मुझे, कहाँ लिखा है? सर ने इशारा किया। मैंने एक 10th की मैथमेटिक्स की किताब उनके सामने रख दी। असल में वो एक मैथमेटिशियन का नाम था। सर बहुत हंसे। मुझे लगा पीटेंगे। मैं पिटने को तैयार था, पर उन्होंने डांटा तक नहीं और पहली बार ना पिटना भी बुरा लगा। कई गलतियां हम यही सोचकर करते हैं कि पिटाई होगी या सजा मिलेगी, और यदि ऐसा ना हो तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगली गलती के लिए वही सजा मोटिवेशन का काम करती है। और यदि कोई सजा देकर सम्मानित नहीं करेगा तो धीरे धीरे गलतियां कम हो जाएंगी। वो बिना कुछ कहे ही चले गए। हर्षिता हमारी क्लास की गर्ल्स मॉनिटर हुआ करती थी। कभी जरूरत पड़ने पर उससे हम बात करते थे। वो सबसे बात करती थी। उसे बात करने में कभी कोई हिचक नहीं होती थी, जबकि उस समय स्कूल में लड़के और लड़कियां आमतौर पर बात नहीं करते थे। पर उसकी एक बात बुरी लगती थी कि वो कुछ भी कह देती थी। जो उसके मन में आता था वो कह जाती थी। किसी से भी लड़ जाती थी, किसी को भी भला बुरा कह देती। उसे कभी डर नहीं लगता था। वो लड़कियों के लीडर जैसी थी। कोई भी उनकी बात होती, हमेशा सामने वही रखती। उस दिन जब इंग्लिश की क्लास में उसने सबके सामने गधा बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। ऐसा नहीं कि उसने ये पहली बार बोला था। वो इससे पहले भी कई बार बोल चुकी थी और सबसे बोलती थी, पर उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगा। शायद सर ने डांटा नहीं था इसलिए ऐसा हो, या कुछ और वजह हो। मैं उसके पास गया। वो क्लास में सबसे आगे की टेबल पर बैठती थी। उसके पास जाकर मैंने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? क्या गलत बोल दिया? तू तो है ही गधा। उसने बोला और हंसने लगी। मैं गुस्से में थप्पड़ मारने वाला था, पर इससे पहले कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया था, तो उस दिन भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने उससे बोला कि आज के बाद दोबारा भूल कर भी ऐसा मत कहना, नहीं तो समझ लेना। क्या कर लेगा? हर्षिता ने आंखें दिखाते हुए कहा। शक्ल देखी है ना अपनी? मैंने कहा। अपनी शक्ल देखी है कभी? हर्षिता ने जवाब दिया। तेरे से तो अच्छी है, डायन लगती है डायन, कभी ढंग से देखना, मैंने कहा। बस इतनी सी बात पर वो रोने लगी और मैं डर के मारे वापस जाने लगा। प्रतीक्षा उसके पास बैठा करती थी। उसके रोने के बाद वो मुझसे लड़ने लगी। शर्म नहीं आती तुझे? लड़कियों से लड़ रहा है, उससे शर्म नहीं आती? किसी से कुछ भी बोल देती है। मैं तुमसे या किसी से भी कुछ भी ऐसा वैसा बोलूं तो अच्छा लगेगा? क्या बोलेगा? तेरी हिम्मत है इतनी? मैं प्रतीक्षा से इतने करीब से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। मैंने उसे कई बार देखा था, कई बार सुना था,
पर इस बार देखना और सुनना दोनों अलग थे। माफी मांगो उससे, वो कह रही थी। तुम कह रही हो तो मांग लेता हूं, तुम कह रही हो तो का क्या मतलब है? कुछ नहीं, सॉरी हर्षिता। कोई बात नहीं यार, तू तो भाई है मेरा, भाई मत बोलना, बस भाई मत बोला कर। और मैं वापस आ गया। 10th में कुछ बच्चे ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। शायद उनका सीरियस होना सही था, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं हमेशा कहता था, बोर्ड के पेपर हैं तो क्या हुआ, बोर्ड में भी तो हरपाल सर जैसे ही टीचर पेपर बनाते हैं। हरपाल सर हमारे मैथ के टीचर थे और मेरा ये भी मानना था 60% के आसपास रहने वालों को कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तो उन्हें होती है जो 100% चाहते हैं या जिनके 40% के आसपास आते हैं। कुछ समय में मुझे ये एहसास हुआ कि प्रतीक्षा एक ऐसी लड़की है जिससे बात करने में मुझे अजीब सी फीलिंग होती थी। अजीब सी क्या थी ये आज तक पता नहीं चल पाया, पर जिस प्रकार मैं सबसे बात कर पाता था, मैं उससे बात नहीं कर पाता था। उसे देखता भी था तो कुछ देर देखते ही नजर नीचे कर लेता था। धीरे धीरे और लोगों से बात करने लगा, उससे बात करना बंद कर दिया। क्लास में सिर्फ उसको देखता रहता था। धीरे धीरे उसके प्रति एक अजीब सा अट्रैक्शन हो चला था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके बाल, उसके कपड़े, उसके चलने की स्टाइल, उसकी किताब, उसकी किताबों पर चढ़ाया गया कवर, जिस पर वो हमेशा फूल बनाती थी, जिस पर हमेशा वो शॉर्ट फॉर्म में कुछ शब्द लिखा करती थी जो उसके पूरे परिवार को दर्शाता है, जिसमें उसके परिवार के सभी सदस्यों का नाम आता था। धीरे धीरे उससे जुड़ी हुई हर चीज अच्छी लगने लगी। कोई चीज सिर्फ इसी बात पर अच्छी लगने लगी थी कि उसको प्रतीक्षा ने छुआ है। कोई रास्ता सिर्फ इसलिए अच्छा लगने लगा था कि वहां से वो गुजरी थी। अगले 2 महीने में मेरा सब कुछ बदल गया था। मेरा किसी से बात करने का नजरिया, मेरा पढ़ने का नजरिया, मेरे खेलने का, खाने का, यानी कि हर चीज बदल चुकी थी। शरारतें भी अलग किस्म की हुआ करती थी। ये ध्यान रखता था कि किसी को दुख ना पहुंचे, सिर्फ मनोरंजन हो। आगे क्या होगा इसका कोई आइडिया नहीं था। जब भी उससे मिलने का मौका मिलता, उसकी बात सुनता, उसकी तरफ देखता, कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन बहुत हिम्मत करके हर्षिता से उसके बारे में कहा। मैं सिर्फ उसके और उसके परिवार के बारे में जानना चाहता था। हर्षिता ने मुझे बताया कि प्रतीक्षा के पापा किसी सरकारी जॉब में थे। उनकी पूरी फैमिली नवोदय की ही पास की तहसील में रहती थी। उसने ये भी बताया कि पहले उनकी फैमिली दिल्ली में रहती थी, जहां से 1984 के दंगों के बाद उसके पापा सबको लेकर मध्य प्रदेश आ गए थे। ये सब बताने के बाद वो ये भी बोली, तू सच में पागल ही है। जैसा भी हूँ तेरा भाई हूँ, मदद नहीं करेगी? कोई उम्मीद मत करना मदद की मुझसे। ये कहकर वो चली गई। सनी को मेरे बारे में सब कुछ पता होता था। मैं कई बार उससे छुपकर रहना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उसे मेरी इस फीलिंग के बारे में पता चले, पर उस दिन उसने मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। रात में खाने के बाद उसने कहा, ओए हीरो, क्या चल रहा है ये? क्या सुन रहा हूं मैं? क्या सुन रहा है? मुझे क्या पता? सबको पता चल गया तेरे बारे में। मतलब क्या पता चल गया? तेरा और उसका जो कुछ चल रहा है ना, वह सब पता है मुझे। इसी चक्कर में रहेगा तो फेल हो जाएगा। और उस हर्षिता से क्या मदद मांग रहा था? वो क्या करेगी? खुद खिसकी हुई है वो। उससे अच्छा है भाई से मदद मांग। क्या मदद मांगू यार? मैंने उससे सब कुछ कह दिया। मुझे 2 महीने पहले ही शक हो गया था। जिस तरीके से तू कपड़े धुलवाकर और प्रेस करके पहनता था, क्लास में पहले पहुंचना और उसके जाने के बाद क्लास से निकलना, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने तेरा टेबल बदलना, उसी की तरफ देखना नोटिस किया, सब नोटिस किया। एक दिन वो प्रेयर से जल्दी आ गई थी तो तू भी उसके बाद आ गया था। इन सब हरकतों से मेरी सब समझ में आ गया था। आज हर्षिता ने कंफर्म कर दिया। क्या बोल रही थी वो? बोल रही थी, समझा ले अपने गधे दोस्त को। लड़की के बारे में पूछ रहा था। मेरा रोल नंबर 21 था, उसका 22।
हमारा नाम एक ही शब्द से था, इसलिए प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम में भी हम साथ बैठते थे। पर मुझे पलटकर देखना पड़ता था, जो संभव नहीं था। मैं हमेशा सोचता, काश मेरा रोल नंबर बाद में होता। 10th क्लास जैसे तैसे निकली और उसके बाद 3 महीने की छुट्टियां पड़ी थी। हर साल 2 महीने की छुट्टियां होती थी, पर उस साल 3 महीने की हुई, क्योंकि 10th का रिजल्ट देर से आता था। मुझे अच्छे से याद है, उन छुट्टियों में उसका चेहरा दिमाग से नहीं हटता था। उसका चेहरा अभी भी दिमाग में छपा हुआ था। शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जिस दिन उसका चेहरा याद ना आया हो। बस ये समझो, प्रतीक्षा में ही 3 महीने गुजर गए। इस दौरान रिजल्ट आ चुका था। मैंने ठीक स्कोर किया था, मेरे 63% थे। इससे ज्यादा कभी सोचा भी नहीं था। 60 ही मेरा टारगेट रहता था। हर क्लास में मेरा इसी के आसपास परिणाम रहा। 3 महीने बाद सभी लोग स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचने पर सबसे बड़ा चैलेंज था सब्जेक्ट डिसाइड करना। कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी। इसे बताने के लिए मेरे घर में कोई नहीं था। ये निर्णय पूरी तरह मुझ पर निर्भर था। परिवार में हम पहली पीढ़ी के थे जिन्होंने 8th भी पास किया था। स्कूल में कॉमर्स का क्रेज था, इसलिए अधिकांश लोग उसी को लेना पसंद करते थे। कोई बताता था इससे सीए बनते हैं। सीए कौन सी बला है, कोई नहीं जानता था। बस हम एक सीए को ही जानते थे जो मेस के इंचार्ज थे। पर भेड़ चाल की तरह अधिकांश लोग कॉमर्स लेते थे। उन्हें नहीं पता था कि सब्जेक्ट क्यों लिया जाता है, क्या कारण है। इसकी वजह से उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। सिर्फ ये जानते थे कि सीनियर कॉमर्स ही लेते हैं। हालांकि कुछ वर्ष पहले ही उसी स्कूल में साइंस शुरू की गई थी, लेकिन अभी भी साइंस लेने वाले बच्चों की संख्या कम होती थी। उसका पहला कारण था 10th के परिणाम के अनुसार साइंस देते थे। दूसरा, कई लोग ज्यादा नंबर आने के बाद भी साइंस लेना पसंद नहीं करते थे। फिर भी प्रिंसिपल सर ये ध्यान रखते थे कि कम से कम इतने बच्चे तो साइंस ले ही ले जितने में साइंस स्ट्रीम चलती रहे। मैं भी जब स्कूल गया तो पता चला सभी को लाइब्रेरी में बुलाया है। वहीं 10th के क्लास टीचर, लाइब्रेरियन सर, मैथ, कॉमर्स के टीचर बच्चों से बात कर रहे थे और कुछ बच्चों को सब्जेक्ट लेने के लिए गाइड या मोटिवेट कर रहे थे। साथ ही बच्चों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दे रहे थे, जैसे इस सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, कहाँ पढ़ना पड़ता है आदि। मुझसे पूछा गया कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे। सभी बच्चों के नंबर की लिस्ट लाइब्रेरियन सर के पास थी। उन्होंने कहा, इसके मैथ में अच्छे नंबर हैं और रिजल्ट भी ठीक है, इसे मैथ देते हैं। और मैं तैयार ही हो गया। हाँ ठीक है, मैं साइंस या मैथ में कुछ भी ले सकता हूँ। तभी सनी से बात हुई। उसके 10th में 72% थे। उसने मैथ लेने का डिसाइड कर लिया था। उसके परिवार में एक भाई कोचिंग में पढ़ाते थे जिनसे वो सलाह लेकर आया था, और यही वो मुझे बताने लगा। मैथ से कंपटीशन में फायदा होता है, इसमें स्कोप भी ज्यादा है और मैथ वाले कॉमर्स के सभी कोर्स कर सकते हैं। और लास्ट में बोला, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, पूरे स्कूल में हमारी अलग ही इज्जत होगी, मैथ ही लेते हैं। प्रतीक्षा ने क्या लिया है, मैंने पूछा। अबे उसे छोड़, अपनी लाइफ देख, अब तक भूला नहीं उसे। वैसे उसने कॉमर्स लिया है, उसके पापा अकाउंटेंट हैं, वो भी ऐसा ही कुछ लेगी। तुझे किसने बताया, मैंने कहा। वो सर को बता रही थी कि उसके पापा ने भी कॉमर्स सजेस्ट किया है। मैंने कहा, मैं भी कॉमर्स ले रहा हूँ। सनी गुस्से से मेरी तरफ देखता रहा। साले, लड़की के लिए जिंदगी खराब कर देगा, उस लड़की के लिए जिससे तेरी आज तक बात भी नहीं हुई। तूने मेरा साथ छोड़ दिया। क्या यार, क्या है? नहीं यार, मुझे सच में सीए बनना है। मैथ की कोई वैल्यू नहीं है, तुझे पता नहीं, बहुत कंपटीशन है। आईआईटी नहीं निकलती, बहुत फीस लगती है। कॉमर्स से सीए बनते हैं, मेरे घर वाले भी यही चाहते हैं। मैंने सनी से झूठ कह दिया,
जबकि वो भी जानता था कि मेरे घर में किसी ने कॉमर्स का नाम तक नहीं सुना था। उस दिन सनी ने बहुत समझाया मगर मैं नहीं माना। उसने कहा कि किसी लड़की के लिए करियर बेकार नहीं किया जाता, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर लास्ट में सिर्फ इतना बोला, जिंदगी तेरी है, तू जाने। हर्षिता, यशपाल, आलोक, तोमर, मोनू, राजेंद्र ऐसे कई लोगों ने कॉमर्स लिया था और प्रतीक्षा भी इसी क्लास में थी, तो मुझे लगा जैसे सारा स्कूल यही है। 3 दिन बाद सनी ने भी सब्जेक्ट चेंज करने की एप्लीकेशन दे दी और सर को ये कहकर मना लिया कि उसे मैथ समझ नहीं आता, और उसके पापा ने भी खबर भेजी है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि क्या सच में सनी को मैथ समझ में नहीं आता था या उसने मेरे कारण सब्जेक्ट बदला था। उसकी आज भी यही आदत है। वो जब भी मेरी कोई मदद करता तो इस बात का विशेष ध्यान रखता कि मुझे पता न चले कि उसने मदद की है। उस दिन हम लोग बहुत देर तक छत पर बैठे रहे। उसने बहुत सारी बातें की, छुट्टी में क्या क्या हुआ बताया। वो इंदौर अपनी बुआ के घर गया था 1 महीने के लिए, तो इंदौर के बारे में बताता रहा। उसकी बातें मुझे कुछ समझ में आ रही थी, कुछ नहीं, पर एक बात उसकी मुझे अच्छी लगी। वो बोला, कोई सब्जेक्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हम क्या करेंगे, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। ये जिंदगी नहीं बल्कि सफर है, और तुझे पता है कॉमर्स और आर्ट का एक बहुत बड़ा फायदा है जो साइंस मैथ में नहीं होता। क्या? मैंने कहा, इनको पढ़ने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता और ना ही बड़े बड़े कंपटीशन देने पड़ते हैं। 12th के बाद आराम से बीकॉम हो जाती है और ग्रेजुएशन के बाद सब एक जगह आते हैं, चाहे वो आईआईटी के हों चाहे वो कॉमर्स के। मेरे भाई के बड़े बड़े लिंक हैं। एक भाई है जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, एसएससी पास कर लिया। हम भी बीकॉम के बाद कंपटीशन करेंगे, कोई बड़े अधिकारी बनेंगे। बस तू टेंशन मत ले यार, और इसे छोड़, इससे अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। क्यों अपना टाइम खराब करता है? मैं और सनी दोनों ही फर्स्ट जनरेशन पढ़ने वाले थे। मेरे और सनी के घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उसके परिवार में एक बड़े भाई जरूर पढ़े थे, एसएससी की कोचिंग चलाते थे। सनी उनसे ही कभी कभार ज्ञान की बातें सुनकर आ जाता और मुझे सुना देता था। शायद उस दिन उसका ये फैसला मेरे ही कारण था। धीरे धीरे 11th में हम नए सब्जेक्ट्स के साथ, नए माहौल के साथ और जो नए दोस्त आए थे उनके साथ आगे बढ़ने लगे। 11th क्लास के भी 6 महीने निकल चुके थे और मैं अब तक प्रतीक्षा से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन मैं वॉकमैन पर अल्ताफ राजा के गाने सुन रहा था। वो सनी ने सुन लिए और बोला, तू बड़ा बेवकूफ है, तुझे उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता क्या? मैंने कहा, यार मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूं। तुझे पता भी है प्यार का मतलब? वो तो नहीं पता, पर मुझे वो अच्छी लगती है। तू कहे तो उठा ले उसे। वो कभी कभी ऐसी बातें कर देता था जिनका अर्थ उसे खुद भी नहीं पता होता था। ठीक है, तो फिर एक काम कर, उससे जाकर बोल दे और इस चैप्टर को क्लोज कर। कैसे बोल दूं यार? मना कर दिया तो? हाँ तो ठीक है, बात खत्म। कैसे खत्म कर दूंगा सब कुछ? इससे अच्छा है मैं उससे कुछ बोलूं ही ना। देख, तू इस बात को समझ ले कि उससे बोलना अब जरूरी है। हो सकता है वो हाँ कर दे, तू कोशिश तो कर। यदि ना करेगी तो उसका भी कुछ ना कुछ उपाय खोजेंगे। चल, कोशिश करते हैं। ऐसे ही बिस्तर में लेटे लेटे अल्ताफ राजा का गाना, आंख ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है, सुनने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक काम करते हैं, मेरे पास एक प्लान है। मेरा जन्मदिन आने वाला है। मेरे जन्मदिन पर हम टॉफी देने चलेंगे। तू देना, मैं साथ रहूंगा। उसे अलग से बुला लूंगा, फिर तू बोल देना, ठीक है? हाँ ठीक है। उसके जन्मदिन के दिन 4 जनवरी को हम दोनों जैसा सोचा था वैसे ही टॉफी बांटने के लिए गए। प्रतीक्षा उस दिन भारती के साथ थी। सनी ने
हर्षिता के द्वारा भारती से कहलवाया। हम दोनों साइंस लैब में आकर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ गए। उस समय लैब में कोई टीचर नहीं थे। सनी ने सभी दोस्तों को बता रखा था कि जैसे ही वो आए सब उठकर चले जाएं। भारती ने प्रतीक्षा को बताया, तुझे सनी ने साइंस लैब में बुलाया है। क्यों? अरे जन्मदिन है ना उसका, तो टॉफी बांट रहा है, तो यहीं आकर दे देगा। मेरी क्या अटक रही है जाने की? चली जाना, क्या दिक्कत है? हर्षिता भी बोल पड़ी, तू ज्यादा वकील मत बन, मुझे नहीं जाना। आखिर वो नहीं गई। फिर सनी खुद उसको टॉफी देकर आया और मुझसे बोलने लगा, तेरी किस्मत ही खराब है यार, साला पता नहीं किससे लिखवा कर आया है। उस बात से मुझ में जोश आ गया। शायद बिना प्रयास के असफलता और प्रयास के बाद मिलने वाली सफलता में यही फर्क है। प्रयास करने के बाद भी असफल होना हमें मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है। और मैं सीधा प्रतीक्षा के पास पहुंचा। उस दिन वो ड्रेस के साथ स्कार्फ भी पहनकर आई थी। मैं उसे अपलक देखता रहा, वो भी मुझे देख रही थी। प्रतीक्षा, मैंने कहा। हाँ बोल, क्या बात है? प्रतीक्षा ने कहा। इतने में हर्षिता पानी पीने का बहाना बनाकर भारती का हाथ खींचते हुए बाहर ले गई। हाँ बोलो, क्या बात है? प्रतीक्षा ने कहा। मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? अभी नहीं, बाद में। बाद में मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोलना है अभी बोल। नहीं, शाम को गेम्स टाइम में मिलना। नहीं मिलूंगी, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। गेम्स के टाइम्स हैंडपंप के पास आना ना। नहीं आऊंगी, अभी मुझे सनी के साथ जाना है क्लास में। वो मेरी तरफ लगातार देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यही समय थमा रह जाए। उस दिन की आखिरी क्लास हिंदी की थी। ज्योति मैडम हिंदी पढ़ाती थी। उस दिन किसी प्रकृति सौंदर्य पर कोई कविता पढ़ा रही थी। उसे सुनकर बस ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन के कोहरे के बाद सूर्य दिखने वाला हो। हर सब्जेक्ट में मुझे वो ही दिखाई देती थी। अकाउंट में टैक्स भी पढ़ता तो लगता वो किसी ऑफिस में टैक्स का काम कर रही है और मुझे मदद के लिए बुला रही है। इंग्लिश में कोई स्टोरी पढ़ते तो लगता शेक्सपियर जैसे लोग हमारे लिए ही लिखते थे। अर्थशास्त्र पढ़ते तो जैसे हर ग्राफ में उसी का फोटो बनाया जा रहा हो। उस दिन खाना खाने में बिल्कुल मन नहीं लगा। सनी कहता रहा, तेरे पूरे कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है, खाने का प्यार से क्या लेना देना। उस दिन हम खाना खाकर सीधे निकल गए। 2 घंटे पहले से ग्राउंड में पहुंचकर घूमते रहे। कभी टंकी के नीचे, हॉल के बाहर, स्टेज पर, स्कूल बिल्डिंग में, बस ऐसे ही 2 घंटे काट दिए। शाम को 4 बजे से बच्चे ग्राउंड में आने लगे। सनी ने समझाया, कोई गड़बड़ नहीं करना, उससे अकाउंट अर्थशास्त्र की बात करके मत आना, और डरना नहीं, मैं तेरे पीछे ही रहूंगा। 4 से 5 बजे तक हम बास्केटबॉल ग्राउंड पर बैठे रहे। वो नहीं आई। भाई, तेरी किस्मत बेकार ही है। थोड़ी देर में हर्षिता और प्रतीक्षा दिखाई पड़ी। अब देख लेना, मैं पीछे ही हूं, ये कहकर सनी अलग हो गया। वो दोनों वहां से स्कूल के पीछे हैंडपंप पर पानी पीने पहुंची। थोड़ी देर में हर्षिता चली गई। अब वो अकेली वहां थी। मैं उसके पास जाने लगा। वो आगे आगे स्कूल बिल्डिंग में पहुंच गई। अंदर लाइब्रेरी के सामने हम खड़े हो गए। सनी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। वो इतनी दूरी बनाकर चलता कि हम उसे देख ना सके। क्या कहना है बताओ? मैं उसे देखता रहा। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। पूरे दिन तुम दिखाई देती हो, कुछ भी करूं तुम ही मुझे दिखाई देती हो। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। घर जाता हूं तब भी, छुट्टी में भी, कुछ भी करता हूं तब भी मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। मैं क्या कर सकती हूं इसमें? मुझे नहीं पता तुम क्या कर सकती हो, पर मैं भी क्या करूं? मुझे तुम ही दिखाई देती हो। मुझे नहीं पता इसमें मैं क्या करूं। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। और वो वहां से चली गई।
सनी जो हमारे पीछे आ रहा था वो छुप गया था। उसने हमें बात करते हुए देख लिया था, बस उसे ये नहीं पता था कि क्या बात हुई है। अब तो खुश है भाई? हाँ हाँ बोल दी उसने। मैंने सारी बात बताई। भाई अब क्लियर मना हो गया, उसका चक्कर छोड़। मना कहाँ किया यार उसने? हाँ ये तो है यार, मना तो नहीं किया, पर हाँ भी तो नहीं किया। तो मना भी तो नहीं किया। अगर उसे बुरा लगता तो मना कर सकती थी, क्लियर बोल सकती थी कि मुझसे आज के बाद बात नहीं करना। बात तो तेरी ठीक है, पर लड़कियों का हिसाब किताब थोड़ा अलग रहता है। वो हमारे जैसी नहीं होती, हम उनकी बात समझ नहीं पाते। ये भी हो सकता है उसने सोचने के लिए टाइम लिया हो। चल छोड़ यार, कहीं बाहर बैठते हैं। दिमाग मत खाब, पता नहीं साला तेरे साथ क्या हो रहा है। शाम के लगभग 6:30 बज चुके थे। अंधेरा होने वाला था। दूर से चेहरे क्लियर दिखाई नहीं दे रहे थे, पर फिर भी मुझे उसका चेहरा दूसरे लोगों के बीच में भी क्लियर दिखता था। पता नहीं ऐसा क्या था, उसकी आंखों को मैं दूर से पहचान लेता था। ऐसे ही फिर से लगभग 1 महीना निकल गया। एक दिन सुबह की प्रेयर में मैंने देखा प्रतीक्षा प्रेयर में नहीं थी, जबकि मुझे स्कूल में दिखाई दी थी। मतलब साफ था कि वो क्लास में थी, प्रेयर में नहीं आई थी। ऐसा कई बार बच्चों के साथ हो जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रेयर में नहीं आते, क्लास में बैठे रहते हैं। मैं भी प्रेयर से पेट दर्द का बहाना बनाकर क्लास में जा पहुंचा। मैंने देखा वो वहां बैठी थी, अपने सिर को हाथों पर रखे टेबल पर बैठी थी। क्या हुआ प्रतीक्षा? सर दर्द कर रहा है, तुमसे कुछ कहना है। क्या? वो सिर उठाकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानती, और अब मुझसे बात मत करना। और मेरी तरफ देखकर फिर से वैसे ही बैठ गई। मैं आज भी सोचता हूं कि क्या वो इस बात को सुनने के लिए मेंटली प्रिपेयर थी, क्योंकि उसने इस बात को बड़ी आसानी से सुन लिया था। मैं और ज्यादा बेचैन रहने लगा। मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अब किताब उठाकर ही नहीं देखता था। मुझे लगता था कि वो मना कर दे यार, मना भी तो नहीं कर रही है, अब मना तो कर दे कम से कम। उसी दौरान सनी मेरे लिए कहीं से एक किताब लाया, जीत आपकी। शिव खेड़ा की किताब थी जो उस समय बड़ी प्रसिद्ध थी। मैं उस किताब को पढ़ने लगा। कुछ लोग हमें सुनते हैं, कुछ लोग हमें देखते हैं, कुछ हमें पालते हैं, पर दोस्त हमें जीते हैं। इसलिए जितना हमें दोस्त समझते हैं उतना कोई नहीं समझ सकता। धीरे धीरे समय निकलता गया। हम सब 12th में थे। कुछ चीजें मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी, जैसे उसे हर रोज हर जगह पीटी से लेकर रात के खाने तक देखना। नहीं दिखने पर बेचैन हो पड़ता था। खाली टाइम में उस टेबल पर घंटों बैठा रहता जहां वो बैठती थी। उन सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़कर चलता जिन्हें वो छू कर निकलती थी। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। सनी कई बार समझाता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हर्षिता और सनी ने मुझे बहुत देर तक समझाया, पर मैंने उनसे यही कहा, तुम मुझे नहीं समझोगे। आखिर एक दिन सनी ने मुझसे कहा, प्रतीक्षा मिली थी आज और उसने कहा है यदि तू अच्छे से पढ़ेगा और 80% से ज्यादा लाएगा तो वो बात कर लेगी। सनी का मुझसे ये कहना पर्याप्त था मुझे ट्रैक पर लाने के लिए। जनवरी में प्री बोर्ड एग्जाम हुए। मैंने उस एग्जाम में एक सब्जेक्ट में टॉप करने के साथ टोटल 7 रैंक हासिल किए। मैं खुश था और इसी खुशी में मैंने हर्षिता से जा कहा, प्रतीक्षा से कह देना मन से पढ़ रहा हूं। उसने प्रतीक्षा से कह दिया और फिर सनी की पेशी हुई। उसे ढंग से सुनाया गया। पता नहीं उससे क्या क्या कहा गया, पर वो बहुत दुखी था। शायद उसे भी लगा कि उसने गलत किया। इधर मैंने सनी से भी बात करनी बंद कर दी।
उसने समझाना चाहा पर मैं नहीं समझना चाहता था। अब मैं फिर से ट्रैक पर था। इसी तरह 12th निकल गई और आखिरी पेपर के दिन मुझे प्रतीक्षा ने बुलवाया। मैं बड़ा खुश था। मुझे लगा शायद अब वो हाँ करे। उसने कहा, देखो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की लाइफ बेकार हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि ये सब बेवकूफी है। अपने आगे के जीवन पर ध्यान दो। तुम्हें मुझसे क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ भी करूं? तुमने इतना टाइम मेरे कारण बेकार किया, इसलिए फर्क पड़ता है। पर मैं तुमसे प्यार करता हूं और सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम करती हो या नहीं। उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ऐसा लगा जैसे किसी ने उठाकर छत से नीचे फेंक दिया हो। मैं फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा। ये बात तुमने 1 साल पहले क्यों नहीं कही? तो अब कह रही हूं, और पहले भी तो हाँ नहीं किया था। मैं बच्चों की तरह रोता रहा और आंसू पोंछता रहा। वो चली गई। उसके बाद मैं फिर रूम पर गया। सभी अपने अपने सामान को पैक कर रहे थे। सभी अपनी अपनी डायरी में एक दूसरे का और अन्य सीनियर्स व जूनियर्स का पता और उनसे अपने बारे में कुछ लिखवा रहे थे। मैंने किसी की डायरी में कुछ नहीं लिखा, ना ही मैंने कोई ऐसी डायरी बनाई। मैंने सोचा, क्या फायदा इन यादों का? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना। मैं भी औरों की तरह अपना सामान पैक करने लगा। अगले दिन हमारा उस बिल्डिंग का, उस विद्यालय का अंतिम दिन था। 7 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। हम सब उसी स्कूल में बड़े हुए थे। सब कुछ वहीं से सीखा था। नवोदय सिर्फ 12th तक ही हुआ करते थे। उसके बाद सभी को अपने अपने रास्ते पर जाना होता था। हम में से अधिकांश लोग ऐसे थे जो यदि नवोदय में नहीं आते तो शायद 12वीं पास नहीं कर पाते। इसकी वजह अलग अलग हो सकती है। किसी की वजह पैसा, किसी की वजह घर का माहौल। मैं सामान पैक कर रहा था और रोता जा रहा था। कई चीजें एक साथ दिमाग में चल रही थी। लग रहा था कि अब कुछ बहुत अच्छा बड़ा पढ़कर इसको दिखाऊंगा, बदला लेकर इसे दिखाऊंगा कि इसने गलती की। फिर लगा, यार, उसका भी तो अधिकार है। ऐसे जबरदस्ती तो किसी से नहीं कहा जा सकता। उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं है। उसने मुझे बुलाया क्यों था? और कुछ हो ना हो, पर कुछ तो मेरे बारे में सोचती है। हो सकता है किसी दबाव के कारण हाँ नहीं कर पाई है। हो सकता है भविष्य में हाँ कर दे। और इस एक कल्पना ने फिर से मुझे रोक दिया और फिर से मुझे खुश कर दिया कि नहीं, उसे भी मुझसे प्यार है। वो कह नहीं पाई। अब सामान पैक करने में खुशी थी। सभी चीजें संभाल के रख रहा था। मेरे पास स्कूल की किताबें थीं जिन्हें मैंने लाइब्रेरी में जमा नहीं किया, बल्कि उनकी जगह ड्यूज भर दिया, क्योंकि मैं मानता था कि जब भी मैं उन किताबों को खोलूंगा तो मेरे सामने ये समय, ये क्लास, सब कुछ वापस आ जाएगा। उन किताबों को बक्से में रख लिया। वो पूरा दिन और रात ऐसे ही सोचने में निकली। अगले दिन हम पेपर देने गए। सभी के पेरेंट्स लेने आ चुके थे। लगभग 1 घंटे बाद सब लोग स्कूल के मेन गेट पर थे, जहां वे बस आने का इंतजार कर रहे थे। सब लोग बस से ही जाते थे। किसी के पास निजी वाहन नहीं होते थे। किसी के पास 2 पहिया वाहन, स्कूटर, बाइक होती थी, पर उससे पूरा सामान ले जाना संभव नहीं था। इसलिए सब लोग बस से ही जा रहे थे। गेट पर सनी आया। उसके पापा साथ आए थे। हम सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या पता हम कभी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। हम सब इस बात को लेकर बहुत दुखी थे। मैंने सनी को देखकर उससे हाथ मिलाया और उसे देखकर कहा, सॉरी यार। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कोई बात नहीं यार, फिर मिलेंगे।
अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी है, रोने वाली क्या बात है, याद आएगी तेरी। उस दिन हमारी क्लास के और भी लोग थे। एक दूसरे को देखकर हम सब की आंखों में आंसू भरे हुए थे कि पता नहीं अब मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। और बस तभी एक बस आई। आधे लोग उसमें बैठ गए, जो नजदीक के थे वो दूसरी बस से गए। हम अलग अलग दिशा में जाने वाली अगली बसों के इंतजार में खड़े रहे। उस दिन को याद करके मैं आज भी रोता हूं। ऐसे दोस्त, ऐसे टीचर हमें कहीं नहीं मिलने वाले थे। हमारे कुछ टीचर कहा करते थे, जब बाहर निकलोगे तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। उस समय हम उनकी बातों का मजाक उड़ाते थे, पर वो हकीकत थी। जिंदगी की दौड़ अब शुरू होने वाली थी। सनी सीए करने के लिए इंदौर चला गया। मैं, नीरज, कपिल और तोमर हम चारों ग्वालियर शिफ्ट हो गए और एमएलबी कॉलेज से बीकॉम करने लगे। उस समय हमारे पास संपर्क करने के लिए कोई साधन नहीं था, पर किसी किसी के घर में लैंडलाइन फोन थे, किसी के परिवार में तो किसी के पड़ोसी के यहाँ या किसी के पापा के ऑफिस में। जो भी हो, उसके नंबर हमारे पास थे, जिसके जरिए हम बात कर पाते या अपना संदेश भेज पाते और उनके पेरेंट्स से उनके बारे में जान सकते थे। इसके अलावा स्कूल के कुछ सीनियर थे, जिनके पास उस क्षेत्र के रहने वाले लोग अक्सर मिला करते, तो वहां मुलाकात हो जाया करती थी और उनसे जुड़े रहते थे। हम चारों लोग ग्वालियर में अलग अलग जगह पर थे। मैं आमखो पहाड़िया पर रहा करता था। कपिल नाका चंद्रवंदनी गली नंबर 4 में रहा करता था। नीरज हजीरा पर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहा करता था और तोमर मुरार बारादरी के पास कहीं रहा करता था। सब टेम्पो पकड़कर कॉलेज पहुंचा करते थे। जब भी समय मिलता पुरानी यादें ताजा करते और घूमते फिरते रहते। ऐसे ही हमने पूरे 3 साल निकाल दिए। कुछ नया सीखने को नहीं मिला। पूरे 3 साल मैं उसे भी बिल्कुल वैसे ही याद करता रहा जैसे 12th में किया करता था। कहते हैं समय सब घाव भर देता है, पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं प्रतीक्षा को आज भी उतना ही याद किया करता था। जब भी मैं स्कूल जाता, हमेशा कई घंटों उन यादों के साथ समय बिताकर आता। शायद मुझे ऐसा करना अच्छा लगता था। 2005 में मोबाइल सस्ते होने लगे थे। उसी समय एक कंपनी ने सबसे कम दाम में सीडीएम में फोन लॉन्च किया। मैंने भी कुछ पैसे बचाकर वो फोन ले लिया। सनी ने भी उसी समय में फोन लिया था। अब हमारी फिर से बात होने लगी। धीरे धीरे हम अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ फिर से जुड़ने लगे। मैं ग्रेजुएशन करके एसएससी, बैंक, पटवारी टाइप के कंपटीशन की तैयारी करने लगा। उस समय बैंक में एक साथ बड़े पैमाने पर भर्तियां निकलने लगी थी। साथ ही उनके एग्जाम में भी पारदर्शिता आ चुकी थी। 2008 में एसबीआई में क्लर्क के लगभग 20,000 पदों के लिए भर्ती हो रही थी। एग्जाम में मैंने भी भाग लिया। उसी समय मुझे सनी से पता चला कि प्रतीक्षा के पापा ने भोपाल में ट्रांसफर ले लिया था और वो सब भोपाल में ही शिफ्ट हो चुके थे। साथ ही उसने मुझे प्रतीक्षा का नंबर भी दिया। कुछ दिन बाद दीपावली पर मैंने उसे टेक्स्ट किया, हैप्पी दिवाली पंकज लिखकर। उसने कॉल किया और दीपावली की शुभकामनाएं देने के बाद पूछा, मेरा नंबर कहां से मिला? मैंने सब बता दिया। धीरे धीरे हमारी बात होने लगी। वो एमपीपीएससी की कोचिंग कर रही थी। उसके पापा चाहते थे कि वो बड़ी अधिकारी बने और उसकी शादी किसी अधिकारी से ही हो। मेरा बैंक क्लर्क का एग्जाम ग्वालियर में था। मैंने एग्जाम दिया, लेकिन मैं घर वालों को ये झूठ बोलकर कि मेरा एग्जाम सेंटर भोपाल में आया है, एक दिन बाद भोपाल चला गया। वो एमपी नगर में कोचिंग जाती थी। कोचिंग के समय उसने मुझे बड़ी झील पर मिलने के लिए बुलाया। मैं 5 साल बाद उसके सामने था।
उसके आते ही मैं उसे फिर से देखने लगा। पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चश्मा भी लगाया हुआ था। हम दोनों झील के किनारे घूम घूम कर बातें करते रहे। भोपाल के एक कॉलेज से उसने बीकॉम की थी। अपने पिछले 5 साल के बारे में हम दोनों शेयर करते रहे। आखिर मैं एक बात पर अड़ा रहा, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? देखो, हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों? मेरे पापा चाहते हैं कि मेरी शादी किसी अधिकारी से हो, तो मैं तुम्हारे लिए अधिकारी बन सकता हूं। यदि ऐसा हुआ तो शायद मैं सोच पाऊं। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारी ये बात सबसे अच्छी लगी कि तुम इतना प्यार कैसे कर सकते हो। इतने वर्ष हो गए तुम्हें, अभी भी भूले नहीं? मतलब मैं अब भी अच्छा नहीं लगता? अब भी मेरी मेहनत और मेरी पोस्ट से ही फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हमने साथ खाना खाया और रात में हबीबगंज से भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर ग्वालियर पहुंचा। इस बार उसका मना करना मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगा। शायद वो लाइफ में प्रैक्टिकल थी। प्यार से जीवन नहीं काटा जा सकता। पर बार बार ये बात चुभ रही थी कि किसी से ज्यादा उसके पद या उसके स्टेटस की कीमत है। शायद ये दुनिया की वास्तविकता थी जिसे मैं समझ नहीं रहा था। मैंने अगले दिन सनी को फोन किया, सब बताया उसे। देख भाई, ये सच्चाई है। हर कोई नौकरी वाला लड़का ढूंढता है और दहेज भी खुद बताकर आता है कि कितना देंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं हम इंसान को नहीं पद को खरीद रहे हैं। और लड़के वाले ये भी जानते हैं कि किसी को मेरा बेटा पसंद नहीं, बल्कि उसकी नौकरी, उसकी संपत्ति पसंद है। इसलिए जैसा पैसा वैसा ही रिश्ता ढूंढते हैं सभी। उसने भी तो यही बोला है, इसमें गलत क्या है? इसके अलावा हर किसी की अपनी इच्छा है। वो तुझे नहीं चाहती तो हम जबरदस्ती तो नहीं मना सकते। इसके अलावा मुझे एक बात का और एहसास हुआ। जब मैं उसके साथ था तब भी मुझे ऐसी खुशी नहीं मिली जैसा मैंने इतने वर्षों से सोच रखा था, या जितनी खुशी मुझे उसे याद करने में मिलती थी। मुझे लगा इससे तो इसकी यादें अच्छी हैं, जिन्हें कोई छीन भी नहीं सकता। तब से उसकी यादें ही मेरा अतीत है, वो नहीं। मुझे उस समय की किताब का एक उदाहरण याद आया कि एक कुत्ता किस तरह गाड़ियों को देखकर उनके पीछे दौड़ता है। यदि वो उन्हें पकड़ भी लेगा तो भी क्या करेगा? शायद मेरा भी लक्ष्य ऐसा ही था। मैं गलत जगह प्रयास कर रहा था। उससे मिलकर ये समझ आया कि मुझे उसमें दिलचस्पी थी भी नहीं। मुझे दिलचस्पी उस समय में थी जो मैंने उसकी यादों में गुजारा था। उससे ज्यादा मुझे अपने अतीत में दिलचस्पी थी, क्योंकि वहां मैं उसे जब चाहे अपने दिल में पा लेता था। एक बात तय थी, मुझे जरूरत थी अपने आप को जानने की, खुद के पीछे पड़ने की, खुद से प्यार करने की। और इसके बाद मैंने ऐसा ही किया। अतीत यादों में है और हमेशा रहेगा। अतीत अमर है, पर जिंदगी वर्तमान में है। नदी सी तेरी चाल, डैम सा मेरा हाल। तुझे चलना है तो मुझे टूटना पड़ेगा। उसके 4 महीने बाद मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो गया था और उस दिन मेरे परिवार की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे IAS टॉप कर लिया हो और अब मैं पटवारी था। पर जीवन अब भी आसान नहीं होने वाला था। पटवारी की ट्रेनिंग में 1 साल तक वेतन नहीं दिया जाता था। 1 साल बाद दूसरी परीक्षा पास करनी पड़ती थी। उसके बाद ही आपको पोस्टिंग दी जाती और वेतन शुरू होता। 1 साल यूं ही गुजर गया। दूसरों की नजरों में नौकरी भी थी, पर हाथ में कुछ नहीं था। पढ़ने का टाइम भी ज्यादा नहीं मिल पाता था। मुझे अक्सर लगता ये मेरी मंजिल नहीं हो सकती। मैं इसके लिए नहीं बना। अपने इंचार्ज से आगे पढ़ाई के लिए अनुमति मांगी तो जवाब मिला, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब यहां जो पढ़ाया जाए
वही पढ़ो, तुम्हारे जैसे सभी यही कहते हैं। मैं तो घर वालों की जिद के कारण पटवारी बना हूँ, वरना मैं 1-2 साल में IAS निकाल लूंगा। ये दिमाग से निकाल दो। पर उसकी एक बात हमेशा अच्छी लगती थी। वो कहता था, जो जिस लायक होता है वो उस जगह पहुंच ही जाता है। उसके लिए बहाना या तरीका कोई भी हो, और जिसको सफलता किस्मत से मिलती है वो जिंदगी भर किस्मत को ही कोसता रहता है और परिस्थितियों को जिम्मेदार मानता है। आखिर 1 साल में ट्रेनिंग पूरी हुई। मुझे हल्का नंबर 17 का पटवारी बनाया गया। बड़ी मुश्किल से 4 महीने बाद पुराने पटवारी ने रिकॉर्ड और चार्ज सौंपा। तहसीलदार साहब बहुत ईमानदार थे। मुझे इसलिए पता चला कि वो ईमानदारी की बातें किया करते थे। कुछ दिन बाद उसी गांव के एक व्यक्ति का फौती नामांतरण का केस लेकर तहसील के बाबू को फाइल देने लगा तो फाइल पढ़कर वो बोला, अरे तुम्हें नहीं पता है कि नामांतरण हो, सीमांकन हो या बंटवारा हो, कोई भी फाइल साहब तब साइन करते हैं जब उन्हें कुछ मिल जाता है। अरे क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो यार? वो सबसे ईमानदार आदमी है। मैंने सुन रखा था कि बाबू बहुत बदमाश होते हैं। मैंने बाबू से कहा, उन्हें हर जगह देखा है, हर जगह वो अपनी ईमानदारी ही दिखाते हैं। दिखाना अलग बात है, होना अलग बात है। दुनिया का नियम है, खुद के खाने से पहले दूसरों को खिलाओगे तो खुश रहोगे। बाबू ने कहा, खाने का क्या मतलब? मैंने कुछ नहीं खाया। अपने को गांव का मुखिया मानो। मुखिया का नियम है कि पहले सबको खिलाता है फिर खुद खाता है। ऐसे मुखिया का सम्मान भी रहता है और इज्जत भी बची रहती है। खुद के खाने से पहले दूसरों को खिलाना सीखो। प्रकृति का यही नियम है। दूसरों को खिलाओगे तो सुखी रहोगे। ये हमारी नौकरी है, दूसरों को खिलाना है, बाद में खाना है। जीवन में सबसे ज्यादा सुखी रहने का यही सार है। सीख लो, बहुत कुछ सीखना है। और नहीं सीखूं तो? नई नौकरी है तुम्हारी, बहुत कुछ सीखना है अभी। हमें 27 साल हो गए इस कुर्सी पर। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब से हैं यहाँ। इतना अच्छे से स्कूल में किसी टीचर ने भी नहीं समझाया होगा, जितने तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहा था। बाबू आगे बोला, नहीं मानोगे तो ऐसे पटवारी नहीं रह पाओगे। कहीं अटैच कर देंगे तुम्हें, कानून गो शाखा या रिकॉर्ड शाखा में या शिकायत शाखा में। बस बाबू ही बने रह जाओगे, काम करना पड़ेगा हमारे जैसा। आप भी तो बाबू हो, क्या दिक्कत है, काम कर लेंगे। अरे हम रीडर हैं, वो बाबू अलग होते हैं। अरे लाला जी, तुम कुछ समझाओ यार। वो साथ खड़े हुए पटवारी से बोला। उन्होंने कहा, कोई नहीं, नए नए हैं, पटवारी बने हैं, सीख जाएंगे। उस फाइल पर 2 महीने बाद भी हस्ताक्षर नहीं हुए थे। मुझे धीरे धीरे सिस्टम समझ में आने लगा, पर मैं उससे पैसे लेने की कोशिश करता तो उसका चेहरा याद आ जाता। वो लकवे का मरीज था, चल फिर नहीं पाता था। मैंने उसकी तरफ से जन सुनवाई में आवेदन करवाया, पर उसका कोई असर ना हुआ। आखिर उसकी समस्या का हल एक ही था। मैंने पहली बार रिश्वत ली और 2 दिन में उसका नामांतरण हो गया। मैं उस सिस्टम का हिस्सा बन चुका था, पर बेचैन था। मैंने तहसीलदार साहब से आगे पढ़ाई के लिए अनुमति मांगी। उन्होंने फाइल बनाकर SDM ऑफिस भेज दी, जहां हमारे रिकॉर्ड की फाइल रहती थी। इसके बाद मैंने MPPSC के एग्जाम के लिए भी अनुमति मांगी। उसमें भी ऐसा ही हुआ। फाइल आगे बढ़ा दी जाती, फिर उस फाइल पर कई सर्प कुंडली मारकर बैठ जाते। एक दिन मैं SDM साहब से भी मिला। उन्होंने कहा, ऐसे हजारों आवेदन आते हैं, इसीलिए हमारे पास मैन पावर नहीं है। शासन की तरफ से आधे पद रिक्त पड़े हैं, काम ज्यादा है, कोई अनुमति नहीं मिल पाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा काम मैं ही कर रहा हूं।
उसी ऑफिस में एक नायब तहसीलदार आए थे। उन्होंने मुझे बताया, इन सब चक्करों को छोड़ो, जो एग्जाम देना है वो दो, जो पढ़ना है वो पढ़ो, डिग्री करनी है तो डिस्टेंस से करो, बस आपकी डिग्री इस डिपार्टमेंट में यूज नहीं होगी। पर यहां किसी डिग्री की जरूरत भी नहीं होती। जो तुम देख रहे हो इसी को नौकरशाही कहते हैं। इसका तोड़ है, भाड़ में जाने दो सब कुछ। किसी ने शिकायत कर दी तो उन्होंने कहा, एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हारा उद्देश्य गलत नहीं है तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिसके पास जो है वो उसी को बांट सकता है। यदि किसी को कुछ देना चाहते हो तो पहले वो आपके पास होना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि यही समय है आगे और काम करने का। किस्सा ज्ञान से ज्यादा अभिमान का है, उसका पैसा ईमान से ज्यादा नाम का है। लेकिन मैं अभी भी इस पद के तय मापदंड पर फिट नहीं बैठ पा रहा था। आखिर एक दिन मुझे इस आधार पर सस्पेंड कर दिया गया कि मैं किसानों को दिए जाने वाले लाभ दिलाने में असफल रहा। ये सच भी था, क्योंकि किसानों को मिलने वाले लोन को मैं सरकारी अनुदान बताकर झूठ नहीं कह पा रहा था। साथ ही कुछ ऐसे भी किसान थे जो सूखा पड़ने पर अपने उस क्षेत्र को भी सूखाग्रस्त बताना चाहते थे, जो नहीं था। या कुछ ऐसे भी किसान थे जो सरकार की हर स्कीम का लाभ लेने के लिए गलत कागज बनवाने की जुगाड़ में होते थे, चाहे वो बीपीएल हो या कुछ और। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि भ्रष्टाचार जनता की तरफ से भी हो सकता है और सिस्टम सिर्फ समाज का आईना है। पर जो भी हो, मैं इससे फिट नहीं बैठ पाया। आखिर शिकायत हुई और सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही एसडीएम साहब की अनुशंसा पर जारी कलेक्टर साहब के पत्र में ये भी लिखा था कि इस दौरान मुख्यालय जिला कार्यालय रहेगा, जहां हर रोज मुझे यानी अधो हस्ताक्षरकर्ता को भौतिक रूप से उपस्थित होकर हाजिरी देनी होगी। इस पत्र की भाषा ने मुझे ये समझने में मदद की कि अंग्रेजी की तरह हिंदी भी एक भाषा से निकलकर क्लास बन गई है, जिसका अधिकारी वर्ग अपने को विद्वान बताने में उपयोग करते हैं, या अपने को आम आदमी से अलग दिखाने के लिए, या यूं कहें कि अपनी कलम को अलग दिखाने के लिए ऐसी भाषा लिखा करते हैं जिससे जनता समझ न सके। क्योंकि जब समझ नहीं आएगी तभी तो ये लोग विद्वान माने जाएंगे। सस्पेंशन के दौरान मैं स्वयं को उस जगह से निकालने की व्यवस्था देखने लगा। उसी दौरान कलेक्टर महोदय का ट्रांसफर हो गया और जो नए कलेक्टर आने वाले थे वो पूरे प्रदेश में सबसे खतरनाक अधिकारियों में जाने जाते थे। वो अधिकारी हमेशा अच्छा माना जाता है जो किसी चीज को बदलना ना चाहे, जो जमे हुए सेटअप में फिट बैठ जाए, यानी जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, पर जो सच में इन सब को बदलना चाहता है उसे खतरनाक अधिकारी बनना ही पड़ता है। कुछ निर्माण करने के लिए कई वस्तुओं का आकार बदलना पड़ता है, तब जाकर एक रचनात्मक इमारत बनाई जा सकती है। वो कलेक्टर भी ऐसे ही थे, जिन्हें कुछ सबसे ईमानदार समझते तो कुछ अपरिपक्व या जमीनी स्तर से दूर समझते। मुझे भी उनमें उम्मीद की किरण दिखने लगी। मुझे लगा शायद मैं उन्हें अपनी स्थिति समझा पाऊं। पूरे जिले के कर्मचारियों के बीच हड़कंप का माहौल था, और हो भी क्यों ना, कलेक्टर बदल रहे थे। जब भी अधिकारी बदलते हैं तो कर्मचारियों में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है, पर इस बार ये आम बेचैनी नहीं थी। जो कलेक्टर आ रहे थे उन्हें खूंखार कलेक्टर के नाम से जाना जाता था। जहां भी जाते थे वहां सस्पेंड और बर्खास्त करने की झड़ी लगा देते थे।
सभी अपने अपने तरीके से उनकी व्याख्या कर रहे थे। स्टेनो कह रहा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चला आए, बिना हमारी जानकारी के काम नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे कलेक्टर देख लिए। वहीं एक बाबू बता रहे थे, मैंने भी 11 कलेक्टर देख लिए अपने जीवन में। सिर्फ 8-10 दिन अपना रोल दिखाते हैं, अपना रुतबा बताने के लिए, बाकी सब सेट हो जाता है और फिर सब लाइन पर आ जाते हैं। सभी एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, सभी में हड़कंप था। एसडीएम साहब पटवारियों को समझा रहे थे, ये कलेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनके आने के चर्चे पहले ही फैल जाते हैं और पटवारियों को सबसे ज्यादा टर्मिनेट करते हैं। किसी भी गांव में फौती नामांतरण का केस पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। मैं कलेक्टर कार्यालय में स्थित कानूनगो शाखा में स्थायी काम करने लगा, जहां कई बार कुछ मामलों में एसडीएम साहब बुला लेते थे। एक दिन ऐसे ही एसडीएम साहब ने मुझे बुलवाया और उसी समय सभी पटवारी जमीन पर फर्श बिछाकर बैठे हुए थे। वहां की बातचीत सुनकर राधेश्याम पटवारी, जो सबसे उम्र दराज और अनुभवी थे, कहने लगे, साहब, हमने 18 कलेक्टर देख लिए। जो हम लिख देते हैं उसे कोई नहीं काट सकता, यही असलियत है। कोई कलेक्टर आ जाए, किसी को जानकारी नहीं होती कि असल में जमीन पर क्या हो रहा है, बस हवाई बातें करते हैं। 18 में से सिर्फ 2 ही कलेक्टर ऐसे थे जिन्हें पता था कि जमीन कैसे नापी जाती है, वरना किसी को कुछ पता ही नहीं था। ये सुनकर सभी हंसने लगे। एसडीएम बोला, जमीन ही नापनी होती तो पटवारी नहीं बन जाते, कलेक्टर क्यों बनते? एसडीएम ऐसा कहकर शायद अपनी असमर्थता जता रहे थे या ये बताना चाह रहे थे कि बड़े अधिकारियों का छोटे काम सीखना जरूरी नहीं होता। अगले दिन नए कलेक्टर साहब ने ज्वाइन किया। पहले ही दिन सभी अधिकारियों की मीटिंग ली और उसमें 2 डिप्टी कलेक्टर को बहुत ज्यादा डांटा। ये बात पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। कोई कहता, अरे डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम को भी नहीं छोड़ता वो, तो हम किस खेत की मूली हैं, बच के रहना। कोई भी गलती हुई तुरंत उड़ा देंगे, सीधा टर्मिनेट ही करते हैं। तो कोई कहता, अरे टर्मिनेट करना आसान नहीं होता, सस्पेंड कर सकते हैं बस, फिर सब बहाल हो जाते हैं। हमने ऐसे कई देखे हैं। धीरे धीरे बात फैलती जा रही थी। कलेक्टर साहब के बारे में जो परिचय था वो सही था। पहले दिन से ही उन्होंने यही करना शुरू किया। पहले दिन की जन सुनवाई में एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया। अगले दिन स्कूल में छापा मारकर एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। 3 आंगनबाड़ी सहायिकाइयों को हटा दिया गया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि ऑन द स्पॉट फैसला करते थे, किसी को वक्त नहीं देते थे ज्यादा। सब लोग हाथ जोड़कर यही कहते रहते थे कि साहब हमारी भी तो सुन लो, आप एक तरफा फैसला क्यों करते हैं? पर उन्हें इस बात पर हमेशा भरोसा था कि मेरे से गलती नहीं हो सकती। वो कहते थे, जब सब दिखाई दे रहा हो तो फिर सुनने की जरूरत नहीं है। जो चीज दिखाई दे रही है उसमें सुनने की गुंजाइश नहीं बचती। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। कई अधिकारियों ने ट्रांसफर ले लिया। क्षेत्र के विधायक, जो मंत्री भी थे, कई लोग उनके पास जाकर गुहार लगाते। मंत्री जी भी बस यही बोलते कि ट्रांसफर करवा देते हैं। बरसात के मौसम में एक दिन उस जिले का एक पुल ढह गया, जो कि 6 महीने पहले ही बना था। उस पुल के ढहने से 6 लोग दब गए, जिनकी मृत्यु हो गई। ये मुद्दा बहुत बड़ा बना। आखिरकार विधायिका अपनी जिम्मेदारी और दायित्व का बोध कराते हुए विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए और जनता को दिखाने के लिए आनन फानन में हरकत में आई और अपने अधिकार का उपयोग करते हुए विधायिका ने तुरंत कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया। कलेक्टर को सस्पेंड करना इतना आसान नहीं होता। बड़े लेवल से परमिशन लेनी पड़ती है। कलेक्टर कोई पटवारी या टीचर नहीं है जिसे तुरंत सस्पेंड किया जा सके।
कमिश्नर से होते हुए राज्यपाल तक परमिशन ली जाती है, पर ऐसे मामलों में सब कुछ तुरंत हो जाता है। सरकार चाहे तो सभी फॉर्मेलिटी आसान है, और यही हुआ। कलेक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया। पूरे प्रदेश में हल्ला मच गया। कलेक्टर को सस्पेंड कैसे किया जा सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। कलेक्टर साहब कहते रह गए, साहब मेरी बात सुनो तो सही, ये पुल मैंने नहीं बनवाया था, मुझे नहीं पता था इसका उद्घाटन भी कब हुआ था, ये मेरे कार्यकाल से पहले का है। उन्हें इस बात की शिकायत रही कि मुझे सुने बिना एक तरफा कार्यवाही हुई, पर शायद बुरा समय भी कुछ अच्छा सिखाने आता है। इस समय ने कलेक्टर साहब को बहुत संवेदनशील बना दिया। इसके बाद से उन्होंने बिना सभी पक्ष सुने किसी पर कार्यवाही नहीं की। वो 15 दिन बाद ही वापस बहाल हो गए और उन्हें मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया। जो अन्य पटवारी, शिक्षक उस दौरान सस्पेंड किए गए थे, धीरे धीरे सभी बहाल हो गए। कुछ 4 महीने बाद तो कुछ को 2 साल भी लगे। सबके दलाल और पैसे अलग अलग थे, इसलिए समय भी अलग अलग लगा, पर सबको बहाल कर दिया गया है। सिस्टम है। अब वो साहब हर जगह कर्मचारी अधिकारों पर भी बढ़ चढ़कर बात रखते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर 2 किताबें भी लिखी हैं, कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। उसी दौरान मैं भी बहाल हो गया। मुझे ये भी पता चल गया था कि पैसे देकर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी अटैच हो सकते हो। मैंने इस जानकारी और स्रोत का पूरा फायदा लिया और अपने को खाद्य विभाग में फूड इंस्पेक्टर के अधीन लिपिकीय कार्य के लिए अटैच होने का आदेश करवा लिया। ये कार्यालय मेरे लिए नया था, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था, पर मेरे पास यही विकल्प था, इसलिए चला गया। मैं उनके कार्यालय के लिपिकीय कार्य करने लगा। प्रफुल्ल फूड इंस्पेक्टर के पद पर लगभग 1 वर्ष से नौकरी कर रहा था। पूरे जिले में सिर्फ 2 फूड इंस्पेक्टर थे, जिन्हें जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों को देखना होता था। ज्वाइन करने के कुछ समय बाद उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनता इस प्रकार के पद से परिचित नहीं थी। पिछले 22 साल से इस जिले में ऐसा कोई अधिकारी नहीं था। ये समस्या उन्होंने अपर कलेक्टर, जो उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर थे, को बताई। अपर कलेक्टर महोदय उन्हें हमेशा खर्चे के टारगेट दिया करते थे। आज ही जब उन्होंने अपने बच्चे के लिए साइकिल की डिमांड की, तब उन्हें ये समस्या बतानी पड़ी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? कल से तुम्हारे साथ टीम में तहसीलदार भी जाया करेंगे। जरूरत पड़े तो 2 पुलिस वालों को भी ले जा सकते हो। अगले दिन पूरे जिले में ताबड़तोड़ सैंपलिंग और छापामारी शुरू कर दी गई। जिस तहसील में जाते, उस तहसील के तहसीलदार खुद अपनी गाड़ी से ले जाते। साथ में थाने के पुलिस वाले भी साथ होते। कभी कभी खुद दरोगा साहब बैठकर चल देते, ये सोचकर कि तहसीलदार साहब खुद जा रहे हैं। बस सैंपल लेने तक का उनका काम रहता। इसके बाद वो अपने जिला मुख्यालय पहुंच जाते। किसी से कोई रिश्वत नहीं लेते। सभी तहसीलदार समझ गए कि ये कोई ईमानदार ऑफिसर है, इसलिए खुद भी किसी हिस्से की कल्पना नहीं करते, और ये सोचकर कि एडीएम साहब का ऑर्डर है तो जाना तो है ही, सो बस खबर आने पर चुपचाप साथ हो लेते। धीरे धीरे पूरे जिले में दोनों फूड इंस्पेक्टर को पहचाना जाने लगा। हर रोज न्यूज़पेपर में खबर आती थी। जनता भी खुश थी कि हमारे जिले में अब मिलावट नहीं होती। दूध वालों तक को पकड़ा गया है। सब उन दोनों अधिकारियों की तारीफ करते थे कि जब से ये आए हैं, तब से सभी होटल वाले शुद्ध भोजन देते हैं। धीरे धीरे पूरे जिले के होटल, किराना, ढाबे सभी से हिस्सा आने लगा। अब छापे की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनका एक ऑफिस था जहां पूरे दिन लोग आते। साथ ही जो सैंपल आते थे,
उनको यदि एक बार लैब में भेज दिया तो फिर कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। फूड इंस्पेक्टर को स्पेशल पावर है एक्ट में। हर कोई यही कोशिश करता कि सैंपल लैब तक ना जा पाए और साहब के पास रहने तक ही मामला सुलझ जाए। दूसरी बात, लैब भी 460 किलोमीटर दूर राजधानी मुख्यालय पर थी। जब तक वहां इतनी दूर कोई खाद्य सामग्री पहुंचेगी तो उसमें कुछ न कुछ कमी तो आ ही जाएगी। ऐसे में भी बदनाम तो होटल वाला ही होगा। आखिरकार सब ठीक चलता रहा। त्योहारों के आसपास कभी कभी छापे मारे जाते, साथ में पत्रकार भी जाते थे। कुछ होटल मालिक अपने यहाँ छापा मारने का आमंत्रण भेजते थे ताकि पेपर में होटल का नाम और फोटो छपे। फिर अगले दिन ये भी छापा जाता कि उनके यहाँ की सभी मिठाइयाँ सभी मापदंडों पर खरी उतरी, कोई मिलावट नहीं थी। ये प्रचार का ही एक भ्रष्टाचारी तरीका था। जिला मुख्यालय पर 2-3 ऐसे होटल या रेस्टोरेंट थे जहां उन्हें जाने की मनाही थी, मतलब छापा मारने की मनाही। स्पष्ट इंस्ट्रक्शन पहले ही बड़े अधिकारियों से मिले हुए थे। वो होटल व्यापारियों के नहीं थे। व्यापारी तो हमेशा रिश्वत देना चाहते हैं, उन्हें कभी विवादों में पड़ना ठीक नहीं लगता। ये होटल या तो किसी मंत्री के थे या किसी बड़े वर्तमान अधिकारी के। सिर्फ वर्तमान, क्योंकि रिटायर होने के बाद कोई नहीं सुनता। रिटायर्ड IAS भी पेंशन के लिए रिश्वत देते देखे जा सकते हैं। ये सिर्फ कुर्सी का खेल है, व्यक्ति का नहीं। या तो फिर किसी बाहुबली का होटल हो, पर बाहुबली प्रशासन से बड़ा तो कोई नहीं होता ना। तो ऐसे 3 होटल थे जहां वो कभी नहीं जाते। बड़ी बड़ी पार्टियां उन होटलों में होती थी, सरकारी बुकिंग भी उन्हीं को मिलती थी। एक दिन प्रफुल्ल का जमीर जाग गया। होटल का मैनेजर कह रहा था, SDM भी यहाँ चू नहीं करते, तुम किस खेत की मूली हो। प्रफुल्ल का दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कि आज तो दिखा ही देते हैं इनको औकात। प्रफुल्ल जोर से बोला, सैंपल लो इसका। पनीर और मीट एक ही फ्रीजर में रखे हैं, जिसमें मीट पनीर में गिर रहा है। आखिर सैंपल लेकर वो चले गए। उन्हें पता था कोई फोन करेगा ही, इसलिए फोन बंद कर लिया। सीधे ऑफिस पहुंचे और लिखा पढ़ी कर मेल भेजा और कहीं जाकर छुप गए। मन ही मन सोच रहे थे कि आज देखते हैं सालों की कितनी औकात है। थोड़ी देर में ADM साहब ने फोन लगाया। फोन बंद था। होटल एक बड़े अधिकारी के दामाद का था, जिसे अधिकारी महोदय ने दहेज में दिया था। और ये अधिकारी महोदय खुद भी एक पूर्व मंत्री के दामाद थे। थोड़ी देर में राजधानी से फोन आने लगे। कलेक्टर पर दबाव बना और आनन फानन में उसकी खोज की गई, पर वो कहीं नहीं मिले। आखिर कलेक्टर ने SP साहब से कहा कि उन्हें ढूंढकर उठाकर लाओ मेरे बंगले पर। इसे संयोग कहे या मेरी खुशकिस्मती, दोनों अपने फोन बंद कर मेरे घर आए, जहां से हमने सभी कार्यवाही की। बस फिर क्या था, पुलिस यदि ठान ले तो उसकी मर्जी के बिना कोई उसके घर में कैसे रह सकता है। 45 मिनट में दोनों को खोजकर और 2 थप्पड़ रसीद कर लाना पड़ा। क्या बदतमीजी है, तुमसे बड़े अधिकारी हैं हम, प्रफुल्ल बोला। कोई बात नहीं, बने रहो अधिकारी। वैसे साहब ने कहा है कि सालों को पकड़ कर लाओ। उन्हें समझ में आ गया, आज गलती हो गई। बड़ों की बात ना मानने का नतीजा मिल गया। पर प्रफुल्ल अभी भी अपने नियम जानता था। कलेक्टर साहब के सामने पेशी हुई। ADM और SP भी बैठे थे। पूछा गया कि कहां थे दोनों। सर, दोस्त के घर पर खाना खा रहे थे। फोन क्यों बंद था? हमें लगा होटल वाला धमकी देगा या किसी से फोन करवाएगा, इसलिए बंद कर लिया। ADM साहब खुद कहते हैं कि कोई परेशान करे तो फोन बंद कर लिया करो। उसका सैंपल क्यों लिया? पनीर में मीट मिल रहा था इसलिए। उन्हें समझा दो और उस सैंपल को कैंसिल कर दो। उनसे किसी और नियम के तहत
जुर्माना भरवा के मामला खत्म करो। वो सैंपल तो हम भेज चुके हैं, मेल भी कर दी गई है, अब क्या होगा? प्रफुल्ल बोला, साहब अब तो आप ही लिखकर उसे कैंसिल कर सकते हैं। कलेक्टर साहब को सभी नियमों की जानकारी थी। कभी भी कोई अधिकारी अपने कर्मचारियों के द्वारा लिखी गई नोट शीट या भाषा को बदल नहीं सकता, वो शर्ते वो गलत ना हो, और यह तो सही था। बड़े अधिकारी सिर्फ हस्ताक्षर ही कर सकते हैं, निर्णय तो नीचे से ही लिए जाते हैं। आखिर एक्ट में फूड इंस्पेक्टर को ही पावर है। पर वो भी ठहरे कलेक्टर तुरंत बोले, मुझे नहीं पता कैसे करना है, वो तुम जानो, ये मामला यहीं सुलझ जाना चाहिए, नहीं तो आज ये तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन है। लेकिन सर हमने क्या किया है? प्रफुल्ल बोल बैठा, वो तो हम करवा लेंगे। एसपी साहब बोले, सर हम सैंपल को नेगेटिव करवा देंगे। प्रफुल्ल बोला, क्या मतलब? मतलब सैंपल में कोई कमी नहीं आएगी। सैंपल 2 जा चुके हैं ना, फिर कैसे? वो लैब भी तो हमारे डिपार्टमेंट की है, उसमें भी हमारे ही लोग काम करते हैं। ठीक है, जाओ, आगे से ध्यान रखना। जी सर। इस घटना के 1 महीने बाद उन दोनों का घर से 500 किलोमीटर दूर ऐसी जगह ट्रांसफर हुआ जहां बस अपने दिन काट रहे हैं। साथ ही अब सीख गए हैं कि बड़ों को ज्ञान नहीं बांटा जाता, बल्कि उनसे ज्ञान लिया जाता है। मुझे भी समझ आ गया कि यहां से भागने में ही भलाई है। किसी दिन हम भी नापे जा सकते हैं। मेरा भी कुछ समय के बाद दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया था।